चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल ईसीआईपीएल के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कंपटीशन एक्ट 2002 सेकेंड पार्ट। फर्स्ट वाला चैप्टर हमारा हो चुका है जिसके अंदर हमने कंपटीशन एक्ट का क्या पढ़ा था? इंट्रो पढ़ा था। और ये कंपटीशन एक्ट प्योर प्रोविजन वाला चैप्टर है और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है ना। ये चैप्टर आज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। ठीक है, जरा बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ना। तो पहला क्या है आपको मालूम होगा, कंपटीशन एक्ट डील्स विथ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। जिसको वो बुरा समझता है उसको कर देता है नल एंड वॉइड। दूसरा था प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये पिछली क्लास में हमने कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन, और लास्ट में मिसलेनियस, ये ना। तो जल्दी बताइए ये चैप्टर कितने पार्ट में बटा हुआ है? 4। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट खत्म हो चुका, सबसे बड़ा यही था। दूसरा क्या था? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, पिछली क्लास में हमने खत्म किया। अच्छा, कितने बच्चे पिछली क्लास में थे एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में थे? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में थे? अच्छा ठीक है। और बाकी बच्चे, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन से जुड़े हैं? मतलब कंपटीशन एक्ट में कॉम्बिनेशन से जुड़े हैं, मतलब आज ही से ही जुड़े हैं, आज पहली क्लास। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करो, ठीक है। हमारा लास्ट तुम्हारा स्टार्ट होगा, हमारा लास्ट तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो कॉम्बिनेशन करेंगे और क्या करेंगे आज? मिसलेनियस। तो जल्दी बताओ आज हमें क्या क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन के बारे में और मिसलेनियस चीजों के बारे में, है ना। तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देता हूं फिर से। जल्दी बताइए, कंपटीशन एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव, कंपटीशन एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट इज फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना। कंपटीशन अच्छी चीज है, कंपटीशन से एफिशिएंसी आता है। कंपटीशन से क्या आता है? एफिशिएंसी आता है। कंपटीशन जब होता है तो जो सामान है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, दाम घट जाते हैं, जिससे कंज्यूमर का फायदा होता है। पर यह सब तब होता है जब कंपटीशन फेयर हो। लेकिन अगर अनफेयर कंपटीशन है तो चीजें बर्बाद होती हैं, मार्केट खराब होता है, क्वालिटी घट जाती है ना, प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसलिए अनफेयर कंपटीशन अच्छी चीज नहीं है। तो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना और अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज करना। क्लियर है जी? तो कंपटीशन एक्ट हैज द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द और एनकरेज द फेयर कंपटीशन एंड डिस्करेज द अनफेयर कंपटीशन, है ना। तो जल्दी से बताइए कंपटीशन एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव बोल के सुनाओ। बोल दिया? एक बार और बोलो। ठीक है, कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो भारत में कंपटीशन एक्ट कौन चलाता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, आपका फायदा होगा, आप ही का रिवीजन करा रहा हूं। बताओ कंपटीशन एक्ट को कौन इंडिया में चलाता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाकी इस एक्ट के अंदर 2 रेगुलेटर्स बनाए गए, एक रेगुलेटर है, दूसरा अपीलेट अथॉरिटी है। रेगुलेटर कौन है? सीसीआई। सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलो फुल फॉर्म बोलो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म सीसीआई। एक बार और बोलो फुल फॉर्म, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ व्हाट? कंपटीशन एक्ट, है ना। बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए एक डीजी ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? डीजी। डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल, है ना। तो डीजी किसको मदद देता है? सीसीआई को इन्वेस्टिगेशन करने में। तो एक तरीके का ये कंपटीशन एक्ट का सीबीआई है। कंपटीशन एक्ट का क्या है? ये सीबीआई है। कौन? डीजी ऑफिस। तो सीसीआई क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सीसीआई क्या है? रेगुलेटर कम क्वासी जुडिशियल। तो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी वाले लोग हैं वो नीचे थोड़ी उतरते हैं, वो तो बस जज की तरह बैठे होते हैं। तो जो छापा मारना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सब काम किसका है? डीजी का। डीजी किसके डायरेक्शन पे काम करता है? सीसीआई के।
तो सीसीआई रीड विथ डीजी, सीसीआई रीड विथ डीजी रेगुलेटर है किसका? कंपटीशन एक्ट का। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? एमसीए। तो एमसीए के नीचे आ गया कौन? सीसीआई और डीजी, याद रहेगा। बाकी अगर आपको सीसीआई के फैसले पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि सीसीआई बड़ा भयंकर भयंकर पेनल्टी लगाता है, तुमने देखा होगा कितना 6700 करोड़ मतलब 6700 करोड़ 6700 करोड़ का पेनल्टी लगाया हुआ था सीमेंट कंपनीज के ऊपर। किस वजह से? कि उन्होंने अनफेयर कंपटीशन किया, कार्टेल बनाया, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया, है ना। तो बताइए 6-6 हजार करोड़ का पेनल्टी लगा रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग सीसीआई के फैसले से खुश ना हो। तो सीसीआई के खिलाफ कहां अपील होता है? कैट। लेकिन कैट अब खत्म हो गया है। कैट का पावर किसके पास पहुंच गया? एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो जो कंपनीज एक्ट में एनसीएलएटी है उसी को कंपटीशन एक्ट का भी अपील सुनने के लिए काम दे दिया गया। क्लियर है जी? तो अब कैट रहा क्या? कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल रहा क्या? ना। कौन है अब? एनसीएलएटी। तो सीसीआई के खिलाफ कहां अपील जाएगा? एनसीएलएटी। उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो कंपटीशन एक्ट से जुड़ा हुआ मामला सबसे पहले किसके पास जाएगा? सीसीआई। सीसीआई ने डिसीजन दिया, तुमको पसंद नहीं आया, आप सीसीआई के खिलाफ कहां अपील करेंगे? एनसीएलएटी। अच्छा, एनसीएलएटी का भी फैसला पसंद नहीं आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या कंपटीशन एक्ट के अंदर? हाई कोर्ट है क्या कंपटीशन एक्ट के अंदर? नहीं। ये बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जो पूरा का पूरा कंपटीशन एक्ट है ये जनरली 3 चीजों को डील करता है। कितने चीजों को डील करता है? 3 चीजों को, जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। क्या है? 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट। देखिए सीसीआई, कंपटीशन एक्ट का मतलब सीसीआई। अरे कंपटीशन एक्ट तो कानून का नाम है, रेगुलेटर कौन है? सीसीआई। तो सीसीआई 3 चीजों से डील करता है। सबसे पहले बोलो कौन? जो मुंह नहीं चला रहा ना महाबेवकूफ है, बोला करो ऐसे। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सीसीआई कंपटीशन एक्ट का कहना है आप किसी भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में ना जाएं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट ना करें। ठीक है। दूसरा, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट होने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप फेयर मीन्स से डोमिनेंट हो सकते हैं हो जाइए, है ना, पर अपने डोमिनेंसी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा, हाथी और कुत्तों का मैंने क्या दिया था? एग्जाम्पल दिया था। हाथी कौन है? डोमिनेंट, है ना। हाथी कौन है? डोमिनेंट। तो हाथी होने में कोई बुराई नहीं है, नेचुरल है भाई, सीधा सा बात है। हाथी के बच्चे होंगे आप तो हाथी बनेंगे, ये तो नेचुरल है। इसको कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? और हाथी का बच्चा तो हाथी बनेगा, तो उसमें क्या उसने गलती कर दिया क्या? हाँ, लेकिन वो जब हाथी बन गया, पूरा दम आ गया उसके अंदर, अब वो किसी को भी उठा के पटक रहा है, फेंक रहा है उठा के, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आप डोमिनेंट बनिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर अपने डोमिनेंसी का मिस यूज मत कीजिए। ये किसका कहना है? सीसीआई कंपटीशन एक्ट का। जो थर्ड इज कॉम्बिनेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी बताइए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कौन सा सेक्शन? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो 3 हो गया, 4 हो गया। आज हमें क्या पढ़ना है? 5 और 6। अब सुन लो अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये कॉम्बिनेशन की बातें बार बार आएंगी। अब जैसे कहाँ आएंगे मैं बताता हूँ आपको। आप प्रोफेशनल में पहुँचोगे ना तो वहाँ पढ़ोगे मर्जर एंड अमलगमेशन, तो मर्जर एंड अमलगमेशन में ही आएगा। आप एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ में भी हल्का सा पढ़ते हैं, वो तो इंट्रो है। मर्जर एंड अमलगमेशन का क्या होता है? इंट्रो होता है। लेकिन मेन M&A, मर्जर एंड अमलगमेशन कहाँ है? प्रोफेशनल में, CR सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में? CR, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, और वहाँ का सबसे बड़ा चैप्टर है वो। तो वहाँ पे ये आएगा। कौन आएगा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की बातें सिर्फ यही नहीं चलेंगी, ये आपको कंपनी लॉ में भी दिखेगा। कहाँ दिखेगा? कंपनी लॉ में। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो कंपनी लॉ आते हैं ICSI ना एकदम एक्टिव हो जाता है, तो मुझे लगता है इस तीनों में से वो कॉम्बिनेशन के बारे में जरूर पूछेगा। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट प्योर कंपटीशन एक्ट का कॉन्सेप्ट है। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन प्योर कंपटीशन एक्ट का आपका वो है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है ये कंपटीशन एक्ट में भी है, और इसका असर कंपनीज एक्ट पे भी जाता है। कहाँ जाता है? कंपनीज एक्ट पे भी जाता है। इसलिए कॉम्बिनेशन जहाँ से स्टार हो रहा है ना उसको 5 स्टार रेटिंग दे दो। ये कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे मुझे लगता है। ऐसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पूरा कोर्स ही इंपॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी ही इंपॉर्टेंट है, क्या करें? अब उसी में से देखना पड़ता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ कम इंपॉर्टेंट, ये ना। चलो जल्दी बताओ कहाँ से पढ़ना है? मुझे लगता है यहाँ से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना ना।
जरा देखो तो सेक्शन 5-6 यही आ रहा है क्या? जरा चेक करो तो। नहीं चेक नहीं किया। ऑनलाइन वाला बच्चा तो एकदम चेक नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चेक कर रहा है वो लोग। ऑनलाइन वाला बच्चा क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूरा बोलोगे? पूरा एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे सेक्शन 3, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पे सेक्शन 4, लेकिन इस पे 5 और 6 क्यों है? 2 सेक्शन क्यों है? इसी से पता चलता है इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा ये है कि 2 सेक्शन इसलिए है, सेक्शन 5 में कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है और सेक्शन 6 में रेगुलेशन है। नहीं समझ में आया? सेक्शन 5 डेफिनेशन, सेक्शन 6 रेगुलेशन। क्लियर है? तो कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना। बोलो बोलो। तो कॉम्बिनेशंस आर रेगुलेटेड बाय कंपटीशन एक्ट। बोलो। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन देता हूं, मजा आएगा, है ना। एक काम करो, मजा मैं ही अकेले क्यों लूं, तुम भी लो और इसको साथ में पढ़ जाओ, है ना। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन कहां मिलेगा? सेक्शन 5। जल्दी से पढ़ जाओ, 3 साढ़े 3 लाइन है बस। चिल्ला चिल्ला के मुंह नहीं चल रहा, मैं देख रहा हूं। चलो मुंह चलाओ। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको, डायरेक्ट मुंह देखूंगा। रुको, ये मुंह नहीं चला रही है। हाँ अच्छा चला रही, ठीक। पढ़ लिया? चलो ठीक है। क्या समझ में आया? सर 3.5 लाइन इंग्लिश और बार बार बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है, अंडरलाइन हुआ, मतलब हद हो गया सर। इसका मतलब डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसका हर वर्ड हर लाइन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे देखो इटैलिक भी करना पड़ा, बोल्ड भी करना पड़ा, अंडरलाइन भी करना पड़ा। तो यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। लेकिन एक चार्ट में तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करें। चलो अब आप देखते हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताइए, जनरली अगर मैं तुमसे पूछूं, इधर देखो नीचे में नहीं, प्लीज चार्ट आप पहले देख रहे हैं तो फ्लो का मतलब ही नहीं रहा, फिर आप मेरी तरफ देखा कीजिए प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, जनरली आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें साथ में आ जाएं तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, ये ना। अरे कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं भाई? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें साथ में आ जाएं। जैसे एग्जांपल देता हूं, इस क्लास में ईबीसीएल ओल्ड सिलेबस, ईसीआईपीएल न्यू सिलेबस, दोनों बच्चों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। नहीं समझ में आया यार? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा मैं सेपरेटली पढ़ाता तो फिर कंपटीशन एक्ट मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ता। ईबीसीएल वाले बच्चों का कभी और ईसीआईपीएल वालों का और। अब चूंकि दोनों में ही यही है तो मैं दोनों बच्चों को क्या कर रहा हूं? कंबाइन कर रहा हूं। इस क्लास में बैठे हुए ओल्ड सिलेबस वाले भी हैं और इस क्लास में न्यू सिलेबस वाले भी। तो कॉम्बिनेशन इज अ जनरल इंग्लिश वर्ड। इट मींस कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर। अब इंपॉर्टेंट है कि 2 और मोर कौन? तो सुनिए, कंपटीशन एक्ट में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? पर्सन। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एंटरप्राइज, ये ना। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का जनरल मीनिंग लिख लो। क्या होता है जनरल मीनिंग? कमिंग टुगेदर ऑफ, कहीं लिख लो। कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स, ये लिखना। क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स, कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स व्हाट? देखो लिखा कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स व्हाट मत लिख देना। कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ। कमिंग टुगेदर को इन्वर्टेड कॉमा में लेना। कमिंग टुगेदर ऑफ लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा, कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर, कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, और एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज। बस। तो ये कॉम्बिनेशन का सेक्शन 5 वाला डेफिनेशन है, जनरल जनरल है। सेक्शन 5 का तो कहानी कुछ और है। फिर से मैं बोल दूं, कुछ बच्चा आधे भटक गया बेचारा। क्या बोला था मैंने? मैं खुद ही भूल गया। हाँ क्या लिखा? कॉम्बिनेशन जनरली मीन्स क्या? कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, फुल स्टॉप, मोटा सा काला बिंदु।
हो गया? चलो अब सुनो जरा ध्यान से, है ना। अब जो मैं बता रहा हूं ये मैंने कॉम्बिनेशन का जनरल डेफिनेशन बताया, ठीक है जी। अब मैं इसको लाऊंगा लीगल डेफिनेशन पे, और लीगल डेफिनेशन कहां मिलेगा? सेक्शन नंबर 5 पे। अब इसको अच्छे से समझिएगा, एकदम शांत हो जाना। सबसे पहले पर्सन इज द वाइडर टर्म। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। जनरली यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट ही है। पर्सन का मतलब यहाँ कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट से। वो इंडिविजुअल को तो क्या है, इंडिविजुअल में कमिंग टुगेदर शादी करवाऊंगा यहाँ पे, अजीब बात है कि नहीं? तो सुनो, पहले पहले कॉन्सेप्ट को समझो। एक्चुअली यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन उसी को बोलेंगे जिसका लिमिट ज़्यादा होगा। अब छोटे छोटे वाले कंबाइन हो भी जाएं तो क्या ही कंपटीशन पर असर कर देंगे, नहीं समझे? दो ठेला वाला एक जगह लगा लिया तो कॉम्बिनेशन बन गया और लग रहा है कि मार्केट को हिला देगा आज। लेकिन एक बात बताइए, आज चलो इधर देखो, इधर देखो पहले। आज टेलीकॉम सेक्टर का ये फिर बोलेंगे अब, और सुनने के लिए तैयार सब, हाँ मजा आएगा। टेलीकॉम सेक्टर में मुझे लगता है तुम लोग कहीं देखते हो उस कंपनी का बोर्ड, तो फिर मैं याद आ जाता हूँ। और तुम लोग भी जाते रहते वी बोल ही देते होगे, बोलते हो? अच्छा चेहरा आ जाता है, देखो हे भगवान, हंस कह रहा, हंसी आ जाती है, चेहरा आ जाता है, हद हो गया। अभी कितने कंपनीज हैं टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में? एक तो कौन है? एयरटेल, ये तो भाई मेरा फेवरेट है ना। दूसरा जियो, जो खुद ही जी रहा है, दूसरे को जीने नहीं दे रहा। और तीसरा वी, ये ना, कौन है? वी। और भी है BSNL का, तो भाई साहब नहीं लगेगा, उसका फुल फॉर्म है ना, उसको छोड़ ही दो। BSNL MTNL बेचारा रेगुलेटर टाइप का हो गया। कहाँ सर्विस? मुझे लगता है BSNL का किसी के पास सिम रहता है अभी। कितने कितने बच्चे क्लास में BSNL का सिम है? काफ़ी पुराने हो तुम। वो भी तो घर पे है, साथ में लेके नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए 3 मेन प्लेयर। अच्छा, ये 3 मेन प्लेयर होने की वजह से कंपटीशन है, जो भी है थोड़ा बहुत। तो पहले तो खैर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, पहले ज़्यादा कंपटीशन था तो कंज्यूमर को ज़्यादा फायदा होता था। अब हम लोग को उतना फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी तरह ये 3 तो टिका हुआ है। जियो चाह रहा था ये दोनों भी मर जाए, है ना, लेकिन है भाई, भारत में इतना भी अन्याय नहीं है। अब सुनिए, अगर एक बात बताओ, अगर इन तीनों का आपस में मर्जर करा दूं तो गए काम से तुम। अगर तीनों का मर्जर हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो, कॉम्बिनेशन मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज। अब सुनिए, कंपनी का नाम बनेगा AJV। हो गया अजब है, आई भी चाहिए। अच्छा अजवी लो तो है, जो भी है चलो। अच्छा चलो लो, तुम लोग को ये पसंद है ना, तो अजवी, ये ना, ये नाम अच्छा लगा तुम्हें? क्या नाम हो जाएगा कंपनी का? अजवी, ये नाम होगा ना। तो सुनो, अगर ये अजवी बन गया तो जानते हो आपके साथ क्या परेशानी होगा? एक ही कंपनी बचेगी, ये आपके साथ क्या करेगी? फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन, फिर वही पुराना जमाना आ जाएगा। इनकमिंग कॉल आता था ना, इनकमिंग, हेलो, 3 रुपये कट गए। और फिर हम लोग क्या करते थे? 60 सेकंड तक, 59 सेकंड पर जाके काटते थे। ये जिंदगी देखा तुम लोगों ने? क्योंकि अगर वो 60 सेकंड से अगला बढ़ा तो फिर 3 रुपया। तो हम लोग ना ऐसे देख के फोन काटते थे उस समय में। और उस समय मिस्ड कॉल की प्रथा थी इस देश में। अच्छा, अब मिस्ड कॉल की प्रथा खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है सारे बच्चे वही साल भर वाला एक बार करा लेते हैं, और मुफ्त वाला ही रहता ना। कॉलिंग का पैसा तो अलग से नहीं कटता है, एक बार रिचार्ज कराइए, साल भर रखिए, ऐसे कुछ कहानी है। लेकिन एक बात बताइए, ये अच्छा बताओ, इनका कॉम्बिनेशन, अरे इनका कॉम्बिनेशन, ये जो HV बना है, क्या बना है? HV। ये HV कॉम्बिनेशन जो है, क्या ये कंपटीशन का फेवर करता है या कंपटीशन को बर्बाद करता है? अब मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया। ये कंपटीशन के खिलाफ है, ये कंपटीशन को बर्बाद करता है। और कंपटीशन को बर्बाद, फेयर कंपटीशन को बर्बाद करने का मतलब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो क्या आपको नहीं लगता इन तीनों के मर्जर को CCI के लेंस से गुजरने की जरूरत है? आपको ऐसा नहीं लगता कि CCI इसको देखेगा पहले, और अगर उसको लगेगा कि ये मर्जर कंपटीशन के खिलाफ है तो वो मर्जर होने ही नहीं देगा? बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताइए आप। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज आपस में आराम से मर्जर कर सकती है, आराम से अमलगमेशन कर सकती है, आप आराम से जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, आराम से अलायंस कर सकते हैं, पर कंपटीशन पे गलत असर होना नहीं चाहिए। अगर कंपटीशन में गलत असर हुआ तो उस कॉम्बिनेशन को CCI का परमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए। तो इससे पता ये चला कि आप भले ही मर्जर एंड अमलगमेशन करते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पर CCI का भी अप्रूवल लेना पड़ता है।
बिना सीसीआई के अप्रूवल के आपका मर्जर एंड अमलगमेशन भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि मर्जर एंड अमलगमेशन हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में फॉल कर जाए। अच्छा, हर मर्जर एंड अमलगमेशन कॉम्बिनेशन है ना, उसका कुछ क्राइटेरिया है, तो बड़े लेवल पे होता है तब वो कॉम्बिनेशन बनता है। तुम्हें तो मैंने पहले ही बोला था कॉम्पिटिशन एक थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है। अगर छोटे लेवल पे काम करता हो तो लक्ष्मीनगर सब कोचिंग बंद हो जाता, क्योंकि सारा अनफेयर कॉम्पिटिशन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले बताइए आप। पूरा लक्ष्मीनगर मार्केट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वो छोड़िए, दिल्ली का जो दिल है सीपी के नीचे, दिल के नीचे कौन बाजार है, बस खत्म है वो। तो गजब का अनफेयर कंपटीशन चलता है। अच्छा नहीं चलता है, नाइकी क्या बन जाता है, नाइसी, और एडिडास एबिडास, और ब्लू कलर का लाइट जलाए रखता है। उस समय तो पता ही नहीं चलता है, घर पे आते हैं जब रोशनी में, आइला ये क्या था, एबिडास था ये, अब वापस करके दिखा दो आप, वहां पे मार खा के आओगे प्रॉपर। तो सुनिए, कंपटीशन एट छोटे छोटे मार्केट पे लगता ही नहीं, ये बड़े बड़े जगह पे काम करता है। तो आइए इधर देखिए, क्या हर मर्जर कॉम्बिनेशन है ना, क्या हर अमलगमेशन कॉम्बिनेशन है ना, क्या हर जॉइंट वेंचर कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन होने के लिए, क्या होने के लिए, कॉम्बिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आइए, सेक्शन 5 के हिसाब से कॉम्बिनेशन तब बनेगा, पहला कंडीशन तो पहले साथ में आना पड़ेगा, वही ये देख लो। अच्छा, साथ में आने का क्या क्या तरीका हो सकता है, एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब टेक ओवर, अरे एक्विजिशन का मतलब टेक ओवर। तुम देखो, एक्विजिशन वर्ड है, मर्जर वर्ड है, अमालगमेशन वर्ड है, जल्दी बोलो, तीनों नाम बोलो। एक्विजिशन बोलते चलो, मर्जर अमालगमेशन। अच्छा, एक्विजिशन मर्जर अमालगमेशन हो, ये जॉइंट वेंचर भी चलेगा, जॉइंट वेंचर भी चलेगा। अच्छा, अलायंस भी चलेगा, अरे बोलो, अलायंस भी चलेगा। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में स्टारबक्स बोलते हैं, कॉफी वाला जो है, जो नाम लिख के देता है ना, है स्टारबक्स ही है ना। वो टाटा ने उसको मर्ज किया हुआ है ना, टाटा ने उसको अमलगमेट किया हुआ ना, टाटा ने उसका टेक ओवर किया हुआ ना, टाटा ने उसके साथ अलायंस किया है। आप देखिए स्टारबक्स जहां भी लिखा रहेगा और टाटा अलायंस, तो टाटा अलायंस ही तो लिखा रहता है। अच्छा, भारत में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हर्ष पपीज का नाम जानते हैं आप। हर्ष पपीज के जो शूज़ आते हैं, मोजे आते हैं, ये सब आता है। तो जो हर्ष पपीज है वो बाटा के साथ उसका अलायंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे बाटा ने खरीद लिया, अरे बाटा ने खरीदा नहीं है, बाटा का इंडिया में अच्छा पकड़ है मार्केट पे। तो जो हर्ष पपीज है वो बाटा के थ्रू बेच ले रहा, तो बाटा के मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहा हो। देखिए कितना अच्छा फेयर कंपटीशन उन लोग में। हर्ष पपीज भी शूज़ बना रहा है, बाटा भी शूज़ बना रहा है, और दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, यहाँ दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। मतलब बाटा प्रमोट कर रहा है किसको, हर्ष पपीज को। मतलब ये हालत देखिए आप। तो बड़े लोगों की सोच बड़े जैसे होती है, वो छोटे छोटे जैसे नहीं कि मालूम चला लक्ष्मी में बच्चा है उठा लिया, स्टूडेंट को देखा एनकेजे क्लासेस में घुस रहा है इंक्वायरी के लिए, जब तक वो निकलेगा नहीं लड़का सब बाहर खड़ा रहता है। आप देखिएगा, लड़का तब तक खड़ा रहता है दूसरे कोचिंग का जब तक आप वहां से निकल ना जाए, और जब निकल गए CS कोचिंग CS है ना, फ्री कोचिंग, CS फ्री है ना। उसके बाद तुम चले जाते हो, और एक्चुअली उनको 10 20 50 रुपया 100 रुपया उस कोचिंग से मिलता है जो आपको लेके जाता है। आपको मालूम नहीं है, ये सब चीज़ खूब होता है। तो ये बहुत छोटे लेवल पे हो गया। आपको लगता है कि ये टाटा ओटा ये सब छोटे लेवल पे ऐसे काम करेगा, टाटा का स्टाफ खड़ा है बाहर, टाटा। तो इस बात को मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच पूछो तो मैं उस कंपटीशन के लेवल को पकड़ना चाहता हूँ, अच्छा लगता है वो। आप देख लीजिए कार की एजेंसी का, सारे कार एजेंसी आसपास होंगे, वहीं MG, वहीं हुंडई, वहीं आपका बताओ कौन कौन सा है, टाटा है, और बोलो टोयोटा है, मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा, देख रहे हो। का ज्यादा एग्जाम्पल मत दीजिए, हम ऐसा ही काम करेंगे। हीरो होंडा हीरो हटाओ, है ना। तो ये सब अच्छा कभी देखा, जैसे कि आप हुंडई के शोरूम से निकले तो उधर से आ गया मालूम टाटा कार। हमारे यहाँ गाड़ी में 5 पहिए हैं, 5 है? ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना। तो फेयर कंपटीशन का मजा वहाँ है। और ये जो है ना लक्ष्मी नगर का, ये सब इस सब में ना आदमी कुछ कर नहीं पाता, रिसर्च नहीं कर पाता। रिसर्च करूँगा कॉपी मार लेगा, कुछ भी करूँगा अच्छा कॉपी मार लेगा। तो इससे ना मन दुखी हो जाता है। वो लोग कॉपी भी करते हैं तो स्टैंडर्ड लेवल पे करते हैं। तो इस बात को समझ, हमेशा फेयर कंपटीशन में जाइए। कहाँ जाइए, फेयर कंपटीशन में जाएंगे, मार्केट बढ़ेगा। अनफेयर कंपटीशन मार्केट को क्या कर देता है, बर्बाद। आज न कल आप भी तो बिजनेसमैन बनेंगे। अच्छा, हमेशा बिजनेस दूसरे का चलवाओगे कि कभी अपना बिजनेस भी करोगे? अपना भी करोगे ना कभी,
तो फिर वही बात है, जब अपना करोगे तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। चलो अच्छा, हर मर्जर, हर अमलगमेशन, हर एक्विजिशन, हर जॉइंट वेंचर, हर अलायंस सब बन जाएगा क्या कॉम्बिनेशन? नहीं, उसका एक लेवल है। आ जाओ, दो दूसरा कंडीशन भी क्या है? दूसरा। अभी तक जो ये पहला था ये जनरल डेफिनेशन था। क्या था? जनरल। लेकिन जनरल डेफिनेशन नहीं चलेगा ना, लीगल डेफिनेशन चलेगा ना। लीगल डेफिनेशन ये बोला, पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। विच आर, क्या वर्ड है? अबव द सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड साइज इन टर्म्स ऑफ एसेट और टर्नओवर। इसको अच्छे से समझ लेना। अभी आप नीचे एक बॉक्स बना होगा, देखो थ्रेशोल्ड लिमिट का। नहीं देख पा रहा? नहीं देख पा रहा बुक में? अच्छा, आप दोनों के पास बुक नहीं है क्या? तो थोड़ा किसी का शेयर कर लो। और है ना सबके पास बुक? यहाँ ये नन्ना मुन्ना बच्चा सब बुक है। अब देखो, इधर देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट देखो तो नीचे आ रहा है। उसमें तुम देखो एसेट होगा, टर्नओवर होगा, कुछ करोड़ करोड़ सब लिखा होगा। मिला? तो सुनिए, हम आपको एक क्या देंगे? थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या देंगे? थ्रेशोल्ड लिमिट। इन टर्म्स ऑफ एसेट भी है देखो, और इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर भी है। नहीं देख पा रहा है ये लोग? एक बॉक्स बना हुआ है काला सा, मिला? आप सुनिए, मेरी तरफ देखो, याद रखना, उस जो लिमिट दिखाया गया उस बॉक्स में, उसको एक्सीड करेगा तो कॉम्बिनेशन हो तुम, उसको एक्सीड नहीं किया तो आप कॉम्बिनेशन नहीं है। जब आप कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर कॉम्पिटिशन एक्ट आप पर नहीं लगेगा, सीसीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, जो कंबाइंड एंटिटी है, कौन सी एंटिटी? कंबाइंड। जैसे मैंने बोला, तीन कंपनी को जोड़ दिया, तीनों कंपनी का मर्जर करा दिया, और कंपनी क्या निकली थी? अजवी। तो अजवी का क्या चेक किया जाएगा? एसेट। अजवी का क्या चेक किया जाएगा? टर्नओवर। अगर अजवी का एसेट या टर्नओवर, जो ये बॉक्स में एसेट और टर्नओवर दिया हुआ है, उसको क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए, तब वो कॉम्बिनेशन बना। तब वो क्या बना? कॉम्बिनेशन। और तो सेक्शन 6 उसके ऊपर लग जाएगा। सेक्शन 5 में डेफिनेशन में फॉल कर गया, और सेक्शन 6 उसको क्या करेगा? रेगुलेट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब वो देखना चाहोगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? और थ्रेशोल्ड लिमिट को याद कर लेना, ये हमेशा आता है एग्जाम में। ये चार्ट है ना तुम्हारे बुक में? ठीक है, आ जाओ भाई। ये है, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो इधर, पहले समझा देता हूं। एक कौन सा लेवल है? बोल ही नहीं रहा कोई। दूसरा कौन सा लेवल है? ग्रुप लेवल। बीच बीच में बोलते रहो, तुम लोग सोचने लगते हो। अभी एक दो बच्चों को मैं देखा, मैं ओ, क्या क्या है ना, खो जाता है। इसलिए तुम लोग को बोलता हूं, बोलते रहो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुरंत मॉल में पहुंच जाते हो, कोना ढूंढने लगते हो। प्लीज, तो हाँ, इसलिए प्लीज, इसलिए क्या करना है, आप बोलते रहें, बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, नहीं तो उड़ जाते हैं आप। चलिए इधर देखो, चलो इधर देखो। तो एक है एंटरप्राइज लेवल, बोलो कौन लेवल? दूसरा कौन सा लेवल? अच्छा, क्या लगता है एंटरप्राइज लेवल का लिमिट ज्यादा होगा या ग्रुप? ग्रुप में तो जैसे रिलायंस ग्रुप, तो रिलायंस में तो 17 कंपनी है। एक बात, 17 क्या, 700 कंपनी। और एक बार टाटा ग्रुप, तो टाटा में भी 700 कंपनी। तो ग्रुप का तो लिमिट हमेशा ज्यादा होगा। एंटरप्राइज का मतलब इंडिविजुअल, लिखो। एंटरप्राइज का मतलब कौन सा लेवल है? वो इंडिविजुअल। ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने बनाया था अजवी। क्या बनाया था? अजवी, जिसमें किसको जोड़ा था? एयरटेल को जोड़ा था, जियो को जोड़ा था, और वी को जोड़ा था। बताइए, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है इंटरप्राइज लेवल है। तीनों अकेला अकेला है ना। और जब मैं भारतीय एयरटेल ले रहा हूँ तो सिर्फ एयरटेल ले रहा हूँ, इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ी ले रहा हूँ। जब जियो ले रहा हूँ तो सिर्फ रिलायंस का जियो ले रहा हूँ, बाकी रिलायंस थोड़ी ले रहा हूँ। लेकिन मैं पूरा ग्रुप उठाऊंगा तो फिर अलग है। ग्रुप लेवल अलग है, एंटरप्राइज लेवल अलग है। इसको अच्छे से समझिएगा। आपको सिर्फ ना ये याद कर लेना, बस ये याद कर लीजिए। सुनिए कैसे याद करना है, इसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। आइए, पहले देखना है इन इंडिया। इंडिया में देखिए, एसेट कितना क्रॉस कर जाए? 2000 करोड़ एक्सीड होना चाहिए। किसका? कंबाइंड एंटिटी का। किसका? कंबाइंड एंटिटी। उसी कंबाइंड एंटिटी को कॉम्बिनेशन कहते हैं ना। जैसे अजवी, ये हुआ कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे अजवी का एसेट कितना है। अगर वो 2000 करोड़ से एक्सीड कर गया तो वो कॉम्बिनेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा। पहले समझ में आ गया? टर्नओवर में कितना देखोगे? 6000 करोड़। तो एक चीज याद रखना, बड़ा अच्छा है इसको याद करने का, एसेट के मुकाबले टर्नओवर हमेशा 3 गुना है। हमेशा देखना, एसेट के मुकाबले टर्नओवर हमेशा 3 गुना होगा। जैसे मैं बता रहा हूं, आ जाओ, पहले ये हो गया, पहले समझ गए। 2000 करोड़ इंडिया वाला देख रहा हूं, 2000 करोड़ एसेट, 6000 करोड़
टर्नओवर। अरे अभी मैं किसी को भी उठा के पूछ लूंगा। आइए अगला, अब आ गया वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया लिंक। मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब एक कंपनी भारत के बाहर की है, एक कंपनी इंडिया की। अरे एक तो इंडिया का होगा तभी ना कुछ बनेगा यार। अब भारत के बाहर की दो कंपनी आपस में कुछ कर रही है, हमें क्या मतलब उससे। तो एक बाहर की है या एक या एक से ज्यादा बाहर की है, और एक कहाँ का है, इंडिया का है। अब तो उसमें थोड़ा डॉलर वॉलर में वर्ड आ जाएगा। तो यूएस डॉलर 1 बिलियन विथ एटलीस्ट, भारत का कितना होना चाहिए उसमें, 1000 करोड़ भारतीय कंपनी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इसी का सीधा तिगुना कर दो, यूएस डॉलर 1 बिलियन क्या बन जाएगा, 3 बिलियन। लेकिन ये नीचे वाला 1000 करोड़ क्या बन जाएगा, 3000 करोड़। देखो तीन गुना हो गया ना डायरेक्ट। अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। जैसे मान लो दो, इधर देखो दो कंपनी है, एक मान लो माइक्रोसॉफ्ट है और एक है रिलायंस। ये दोनों का मर्जर हुआ तो बन गई कंपनी एमआर। अब सुनिए, एमआर का हमने देखा कि भाई एसेट कितना है, तो बोला यूएस डॉलर 2 बिलियन है। कितना है, 2 बिलियन एसेट ना। एसेट कितना है, यूएस डॉलर 2 बिलियन। तब तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अभी रुको, जब अगर ऐसे वाला बात करोगे तो एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा इंडिया वाले का कितना था। अच्छा, रिलायंस वाले का सिर्फ 500 करोड़ था, तब नहीं बना। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। कंबाइंड इतना आना चाहिए, पर इंडिया वाले का कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तभी बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब आ जाओ भाई ग्रुप लेवल। क्या है, ग्रुप लेवल। अब सुनो, ग्रुप लेवल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एंटरप्राइज का ग्रुप लेवल इंटू 4 होता है। देख लो, जैसे मैंने टिक लगाया ऐसे टिक लगाना तुम लोग, ये हमेशा इंटू 4 होगा। चलो बताओ, इन इंडिया पहले कितना था, 2000 करोड़, ये क्या बन गया, 8000 करोड़। ये 1 बिलियन था, ये क्या बन गया, 4 बिलियन। लेकिन ये नीचे वाला 1000 करोड़ ही रहेगा, ये हर जगह सेम ही रहता है, ये इसमें इंटू 4 नहीं हुआ, ये देख लो आप। अच्छा, इधर में देखो टर्नओवर में पहले क्या था, 3 बिलियन, ये 6000 करोड़ क्या बन गया, 24000 करोड़। 3 बिलियन क्या बन गया, 12 बिलियन। लेकिन नीचे वाला सेम ही रह जाएगा। नीचे वाला कितना है, 3000 करोड़, तो 3000 करोड़। ये समझ में आ गया। तो जनरली क्या होता है, एसेट के मुकाबले टर्नओवर क्या होता है, इंटू 3, और एंटरप्राइज के मुकाबले ग्रुप क्या होता है, इंटू 4। ये समझ में आ गया। अब तुमको ये याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा तुम लोगों से। मुझे तो लगता है ना कि मैं अगर इसको याद कर गया ना तो हो गया काम। बोलो कैसे काम हो गया, इसके मुकाबले टर्नओवर हो जाएगा 3 गुना, और इसके मुकाबले ग्रुप लेवल हो जाएगा 4 गुना। बस इतना ही तो याद करना। और है, दोनों में से कुछ भी एक्सीड कर गया तो वर्ड क्या चल रहा है, और दोनों में से कोई भी एक्सीड कर जाएगा, आप कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल देता हूं, चलो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कंपनी है, चलो कोई भी कंपनी का नाम बोलो तुम लोग, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड प्लस, और कोई कंपनी का नाम बोलो। जनरली मर्जर लोग सेम सेक्टर में ही करते हैं। अरे फोक्सवैगन का स्पेलिंग लिखने में हिल जाएगा आदमी। चलो दूसरा बोलो, हैं, महिंद्रा। चलो महिंद्रा मोटर्स लिमिटेड ना, मान लो ये। ठीक है जी, सुनो, टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो एसेट है वो है 400 करोड़, और महिंद्रा मोटर्स लिमिटेड का जो एसेट है वो है 1600 करोड़। अब कंपनी बनी टीएम लिमिटेड। इसका कंबाइंड एसेट कितना आएगा, कॉन्सोलिडेटेड 2000 करोड़ ये आएगा। बताइए, ये कॉम्बिनेशन बना ये टीएम लिमिटेड, क्यों, एक्सीड होना चाहिए था, ये तो इक्वल टू हो गया। समझ में आ गया। लेकिन अभी रुकना, अभी और भी तो है। अभी मैंने सिर्फ एसेट लिखा था, टर्नओवर लिख रहा हूँ। टर्नओवर टाटा मोटर्स लिमिटेड का 4000 करोड़ है, और महिंद्रा का 2200 करोड़ है। अब आप बताओ इसका कंबाइंड टर्नओवर कितना हुआ, 6200 करोड़, है ना। आप बस इतना आपको बताना है कि टीएम लिमिटेड कॉम्बिनेशन है या नहीं, टीएम लिमिटेड कॉम्बिनेशन है या नहीं है। टीएम लिमिटेड कॉम्बिनेशन है, क्यों, एसेट तो कम है,
कहा सर और वर्ड चलता है, क्या चलता है, और इन दोनों में से कोई भी एक्सीड कर गया तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनते ही कौन सा सेक्शन लगेगा, 6। अब 6 क्या बोलता है वो हम देखेंगे। पहले यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले तो समझ में आ गया कॉम्बिनेशन कैसे बना। बताओ ये एसेट वाले रूट से बना या टर्नओवर वाले रूट से बना, ये टर्नओवर वाले रूट से बना। किससे बना, टर्नओवर रूट से। यहाँ लिखना चाहो तो आंसर भी लिख लो। आंसर टीएम लिमिटेड इज कॉम्बिनेशन थ्रू कौन सा रूट, बोलो, थ्रू टर्नओवर रूट। क्या ये एंटरप्राइज वाला है ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड एक कंपनी है, महिंद्रा मोटर्स लिमिटेड एक कंपनी है ना, एंटरप्राइज लेवल है ना ये। अगर मैं टाटा ग्रुप लिखता तो वो बोलते हैं ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड तो टाटा की एक कंपनी है बस, है ना, और महिंद्रा मोटर्स लिमिटेड पूरे महिंद्रा का एक कंपनी है, तो ये एंटरप्राइज लेवल है ना ये। तुम लोग क्या ग्रुप लेवल समझ रहे थे क्या इसको, वाह क्या बात है। अच्छा, मैं टाटा और महिंद्रा से लिख देता तो ग्रुप हो जाता, लेकिन मैंने कंपनी स्पेसिफाई कर दिया तो ये इंडिविजुअल हो गया ना। आंसर लिख लो भाई, ये लिख लो, ये तो बाद में फंस जाओगे तुम लोग। ये कौन सा केस था, एंटरप्राइज लेवल का। अभी क्लास खत्म होने के बाद ना रिजल्ट है ना कल, तो मुझे थोड़ा याद दिलाना, उस पर कुछ बोलना है मुझे। कल, आज नहीं, आधा बच्चा यहीं बेहोश हो जाएगा। चलिए हो गया, हटाऊं। थ्रू कौन सा रूट, तो बहुत बच्चा लिखा टू रूट है ये, कि टर्नओवर, फुल फॉर्म लिखा करो, थ्रू टर्नओवर रूट। एसेट रूट से नहीं हुआ, कौन से रूट से हो गया ये, टर्नओवर रूट। याद रहेगा, लिख लिया तुमने, ठीक है, जल्दी लिखो। टीओ का मतलब टो या टर्नओवर, तुम लोग फुल फॉर्म लिखा करना, नहीं तो बस टोटो पर होगे। फ़ोन बैग में रखिए, अभी फ़ोन चेक, एक बार फ़ोन चेक करो, बहुत बच्चा फ़ोन हाथ में रखे हुआ, फ़ोन चेक करो, जल्दी फ़ोन चेक करो, और किसी का पकड़ाता है तुरंत फ़ोन ले लो। गफ़ार मार्केट में बेचूंगा, जल्दी 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 जल्दी, बोल दिया ना, रूल बना दिया है, फ़ोन नहीं बच्चा रख सकता है, फ़ोन को बैग में रखना पड़ेगा क्लास के समय में। क्या कर रहा है फ़ोन से, फ़ोन सबका चेक करो, ठीक है, हटाऊं, लिख लिया तुम लोगों ने। तो बताइए टारगेट पे कौन है, टीएम लिमिटेड, क्योंकि टीएम लिमिटेड कॉम्बाइंड एंटिटी है ना। अरे टाटा मोटर्स लिमिटेड तो अकेला है ना, महिंद्रा अकेला ना, इन दोनों का क्या हुआ, प्लस का मतलब मर्जर, और टीएम लिमिटेड क्या है, मर्ज्ड एंटिटी। क्या है, मर्ज, जो मर्ज एंटिटी है वो देखते हैं ना। चलिए हटाऊं, ठीक है। चलिए जी, अब सुनो, एक नया आया है, ये अमेंडमेंट हो गई, डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। क्या है, डी मिनिमिस एग्जेम्पशन। अभी क्या होता मैं बताता हूं, पहले बॉक्स बना लिया डी मिनिमिस एग्जेम्पशन पे। चलो एक काम करो, बस तुम यहां से लेके यहां तक एक बार पढ़ जाओ, ये एग्जाम में बहुत बार आता है डी मिनिमिस। कौन सी मिस, डी मिनिमिस। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। ये किसको एग्जाम्शन देता है, छोटी कंपनीज को, है ना। तो ये एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन इज फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, लिखो, एग्जाम्शन इज फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, एग्जाम्शन इज फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। अब स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन है भाई, तो वो जिसका एसेट कहाँ तक है,
350 करोड़ तक भी नहीं, 1 रुपया कम है, या नॉट मोर है, इक्वल टू भी चलेगा। तब कैसे पता चलेगा? हैव एसेट ऑफ नॉट मोर देन, मतलब 350 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 350 करोड़ तक भी चलेगा, चलेगा ना। तो ये इक्वल टू भी लिख दो यहाँ, इक्वल टू, ये जानते हो ना ऐसे इक्वल टू लिखते हैं। अच्छा, टर्नओवर जगह देखो तो नॉट मोर देन, तो टर्नओवर में इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। तो एसेट 350 करोड़ तक, टर्नओवर 1000 करोड़ तक का है, तो उनको आप मर्ज भी कर लोगे अपने में तो भी वो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आइए इधर देखिए, जरा बताओ एंटरप्राइज लेवल पे भारत में क्या लिमिट है? 2000 करोड़ एसेट, बोलो। चलो, मालूम चला एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो इसका एसेट मान लीजिए 1900 करोड़ है, ठीक है, प्लस चिंटू लिमिटेड, क्या नाम है कंपनी का? चिंटू लिमिटेड को मर्ज किया आपने अंदर। चिंटू लिमिटेड का हालत देखो बेचारे का, है ना, बस 200 करोड़ का है, ठीक है। एसेट कितना है? 200 करोड़। अब इस दोनों को देखो तो आरसी लिमिटेड बन जाएगी कंपनी, मान लो कंबाइंड एंटिटी, है ना, रिलायंस चिंटू लिमिटेड, ठीक है। इसका कंबाइंड एसेट कितना होगा? 2100 करोड़। तो देखा जाए तो 2000 करोड़ को तो पार कर गया, लेकिन हम इसका कॉम्बिनेशन बोलोगे, चिंटू कौन क्या कर लेगा? हालत देख रहे हो इसका खुद का। तुमको लगता है ये रिलायंस के साथ चला जाएगा तो दुनिया हिला देगा ये? आपका देखो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गया, लेकिन इसमें इस कंपनी का जो टारगेट एंटरप्राइज, जिसको क्या बोलते हैं? टारगेट एंटरप्राइज, इसका हालत देख रहे हो, औकात देख रहे हो इसका। आपको लगता है कि इसके आने से कुछ होने वाला है? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप एक बात बताओ, दो बड़े बड़े लोग सामने में हैं, एकदम बड़े बड़े, एक अंडरटेकर है, एक मालूम चला और कोई बहुत बड़ा सा बॉडी बिल्डर है, खली है और अंडरटेकर दो खड़ा है। इधर से भी मालूम चला एक और है, बताओ कौन है? एक इधर से भी एक और अंडरटेकर जैसा का नाम बोलो, रेसलर का। कौन सा स्टील? चलो कोई भी स्टील है, ठीक है। इधर से एक स्टील है, और स्टील के बाद सुनो, एक स्टील के बाद इसको अपने साथ लिया, इसको अब लड़ूंगा। आपको लगता है इसके आने से कोई फर्क पड़ेगा इस पूरे कहानी में? आपको लग रहा है गिनती में तो आ जाएगी ये कि उधर से भी दो, इधर से भी दो, पर इस दो में ये सिक्की पहलवान, तो आप समझिए प्लीज, बहुत बार लोग गिनती में आ जाते हैं। मतलब आप समझो, यहां पर तुम देखो, ये 200 करोड़ से भी इसको क्या बना दिया? कॉम्बिनेशन। पर आपको लगता है कि रिलायंस चिंटू लिमिटेड जब रिलायंस के साथ आ जाएगा तो दुनिया हिल जाएगी? बताइए यार। तो सुनिए, ये जो है, अगर आपका एसेट कितना है? 350 करोड़ तक, टर्नओवर कितना है? 1000 करोड़ तक, तो ऐसे कंपनी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो भी वो कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा। पहले समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, क्लियर है? याद रहेगा? चलो अब आ जाओ, तो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन खत्म हो गया। अब हम कहां चल रहे हैं? रेगुलेशन। कहां चल रहे हैं? रेगुलेशन। चलिए भाई, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। सेक्शन 6 सीधे तौर पे, एक सेकंड, क्या होगा? अच्छा 5 ईयर्स वाला छूट गया क्या? कहाँ है? अच्छा, एक बात बताइए, ये कितने साल तक एग्जेम्प्टेड रहेगा? 5 साल तक क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड रहेगा, क्योंकि 5 साल में उसके सोबत में आके वो भी तो बड़ा बन जाएगा। नहीं समझ में आया? रिलायंस ने किसको लिया अपने साथ? चिंटू लिमिटेड को। अब चिंटू लिमिटेड छोटी कंपनी है, पर जब वो कंपनी बन जाएगी आरसी लिमिटेड, तो धीरे धीरे चिंटू लिमिटेड का भी तो ग्रोथ होगा। तो ये कितने साल तक का एग्जेम्पशन रहेगा? बस 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर आपका एक बार फिर से चेक होगा, और फिर उस केस में, अच्छा उस समय भी अगर देखा गया कि जो चिंटू लिमिटेड है उसका कंट्रीब्यूशन इतना ही रहा, 350 करोड़ के आसपास का ही है, तो फिर बच गए। लेकिन अगर उस समय बढ़ गया होगा, तो 5 साल के बाद बढ़ गया होगा, तो इनका 400 करोड़ हो गया होगा, तो बोलो 400 करोड़ हो गया होगा, चिंटू लिमिटेड का सिर्फ कितना हो गया होगा? 400 करोड़, तो फिर उसके ऊपर कॉम्बिनेशन हो जाए। तो ये कितने साल तक एग्जेम्प्ट है? बस 5 साल तक। जो 5 साल में वो कंपनी भी तो बड़ी हो जाएगी जो उसके साथ गई है। चलो अब आ जाओ भाई, कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करते हैं। बड़े अच्छे शब्दों में लिखा गया, साफ साफ। सेक्शन 6 बोलता है, एकदम मोटा मोटा यहां सेक्शन 6 लिखो। सेक्शन 6 साफ साफ प्रोहिबिट कर रहा है कि कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज आप ऐसा कॉम्बिनेशन ना बनाएं जिससे कंपटीशन पर क्या होगा? एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट। याद है? एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एएईसी। जानते हो ना, एग्रीमेंट का भी एएईसी होता है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो जाता है।
और कॉम्बिनेशन का भी अगर क्या हुआ AAEC, तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा नल एंड वॉइड। देखो लिखा ना, अगर बनाने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा वो वॉइड। तो जल्दी जल्दी बोलो, क्या कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज ऐसे कॉम्बिनेशन का पार्ट बनेगा जिस कॉम्बिनेशन से कंपटीशन पे एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है? अच्छा, नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट या एप्रिसिएबल एडवर्स? एप्रिसिएबल में कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन के खिलाफ जा रहा है ना? तो याद रखिएगा, उस केस में फिर दिक्कत हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? दिक्कत। अब जैसे देखो, ऐसे तो तुम्हारा वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनी थी, दोनों मर्ज होकर क्या बना ली? वी। और चूंकि ये वोडाफोन का भी एसेट और आइडिया का भी एसेट काफ़ी ज़्यादा होगा, ये पक्का कॉम्बिनेशन बन गया होंगे। अरे वी पक्का क्या बन गया होगा? कॉम्बिनेशन बना होगा। पर इस कॉम्बिनेशन का कंपटीशन पे गलत असर नहीं दिखा होगा सीसीआई को, तो सीसीआई ने इसको हरी झंडी दे दी। लेकिन अगर उसको दिखता कि एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो फिर इसको हरी झंडी नहीं देता और फिर भारत में वी नहीं बन पाता, वोडाफोन को अलग ही रहना पड़ता और आइडिया को। लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे थे, हम लोग क्या बनाए थे? पहले क्या था? एयरटेल, जियो और वी को जोड़ के क्या बना दिया था? अजवी। अब अजवी के बाद आप समझ रहे हैं कंपटीशन खत्म ही हो रहा है, तो ये अजवी का तो क्या हो जाएगा? एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्बिनेशन। तो ये अजवी को बनने नहीं देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो मना कर देगा, ये मर्जर हम परमिट नहीं करेंगे। तो वी को बनने दिया पर अजवी को बनने नहीं देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रहेगा। चलो, आजकल एडवर्टीजमेंट आता नहीं है, वी का आता है एडवर्टीजमेंट। जब ये नया नया बना था ना तो खूब एडवर्टीजमेंट कर रहा था मेरे जैसे लोगों को सिखाने के लिए कि मेरा नाम वी है। क्या है? बोलो। एयरटेल का क्या? एयरटेल और जियो ही है, वी नहीं है लोगों के पास। कितने लोगों के पास वी का है सिम? अच्छा, उसमें ज़्यादा ऑफर्स हैं। रिचार्ज क्या मिल रहा है? रिचार्ज फ्री में मिल रहा है। तो बताओ फिर मैं, आजकल तो बड़ा आसान है, सिम वही रहता है, नंबर वही रहता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, पोर्ट करवा सकते हैं, है ना? अच्छा, पोर्ट तुरंत तुरंत करा सकते हैं, जैसे 10 दिन में इसमें रहे 10 दिन उधर रहे। 3 महीने का लॉक इन है। अच्छा चलो कोई नहीं। आइए, तो सेक्शन 6 ने एकदम भयंकर मना किया है कि तुम किसी भी ऐसे कॉम्बिनेशन का हिस्सा मत बनना जिससे कंपटीशन पे क्या हो? एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट हो। याद रहेगा। चलिए अब सुन लीजिए, मजा यहां से है। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन प्रोसीजर। क्या है? कॉम्बिनेशन रेगुलेशन प्रोसीजर। यहां से लिखो, ऐसे लिखो, कॉम्बिनेशन रेगुलेशन प्रोसीजर। अब देखना कंपनी से हटा जाएगा। लिखो कॉम्बिनेशन रेगुलेशन प्रोसीजर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा पेज लिखना है तुमको, ठीक है? यहां से शुरू हुआ है, ठीक है? चलो, कॉम्बिनेशन रेगुलेशन प्रोसीजर मतलब भारत में कॉम्बिनेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। आओ, कैसे रेगुलेट किया जाता है सुनिए। कभी भी, दो टिक लगाते चलो, कभी भी आप क्या बनाने वाले हैं बताओ? बनाए हैं या बनाने से पहले? कहां लिखा हुआ बनाने से पहले? प्रोपोजेस टू एंटर, मतलब अभी बना नहीं है, मर्जर का सोचा है, अमलगमेशन का सोचा है, ज्वाइंट वेंचर का सोचा है, अलायंस का सोचा है। तो सोचने से पहले ये भी सोच लो कि कंपटीशन एक्ट में AAEC तो नहीं हो रहा है। अब ये तुम तो नहीं सोच पाओगे, ये तो कौन सोचेगा? रेगुलेटर। तो भाई रेगुलेटर तो तब सोचेगा ना जब रेगुलेटर को बताओगे। तो CCI को जाके तुरंत नोटिस दो। CCI को जाके क्या दो? नोटिस। किस बात का नोटिस? कि साहब हम ऐसा क्या बनाने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, CCI को कितने दिन में बता दोगे? 30 दिन में। 30 दिन कहां से गिनोगे? तो ये कहां से गिनोगे? बड़ा झंझट वाला। आइए इधर देखिए, कहां से गिनेंगे? तो पहला, जिस दिन आपके यहां मर्जर अमलगमेशन पे किसका अप्रूवल हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल हुआ, उसी से 30 दिन के अंदर। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होने का मतलब यू आर प्रोपोजिंग टू, है ना, एंटरिंग इनटू अ कॉम्बिनेशन। अरे मन में आएगा तो बताओगे, या उस पर कुछ एक्टिविटी होगा तब बताओगे। जैसे कहा मन में आया, सर 30 दिन, जिस दिन से मन में आया, तो मन में कब आया कैसे पता चलेगा? तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या पास हो गया? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया।
तो जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसे कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको सीसीआई को बता देना पड़ेगा कि साहब हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने का सोचा है। अब आप देख लीजिए कि मेरे कॉम्बिनेशन से कहीं एईसी तो नहीं हो रहा है। एईसी मतलब एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन तो नहीं हो रहा। चलो सिर्फ यही डेट है कि और भी डेट है? सुनो, बहुत बार सुनो, बहुत हर बार मर्जर अमलगमेशन होता है कि बहुत बार अलायंस भी होता है। अब अलायंस तो एग्रीमेंट से होता है, बोल ही नहीं रहा कोई, बोलो। बहुत बार एग्रीमेंट से भी होता है। तो अगर एग्रीमेंट है तो जिस दिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, जिस दिन एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। देखो अगर मर्जर अमलगमेशन सब है तो डायरेक्टर का मीटिंग हुआ होगा, बीआर पास हुआ होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट से हुआ है तो एग्रीमेंट पर जिस दिन साइन हुआ वहीं से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। चलो अब आ जाओ, बाकी याद रखना ये जो भी एप्लीकेशन आप देंगे वो कितने दिन तक रहेगा सीसीआई के पास, बोल ही नहीं रहा कोई, 210 डेज तक उसके पास रहेगा। अगर 210 दिन के अंदर उसने हाँ बोल दिया तो ठीक है, हरी झंडी मिल गई, ना बोल दिया तो रिजेक्ट हो गया, और 210 दिन के अंदर कुछ नहीं बोला तब तो डीम टू बी अप्रूव्ड होता है। फिर वो क्या होता है, डीम टू बी अप्रूव्ड। तो जल्दी बोलो, सीसीआई कितने दिन तक रखेगा तुम्हारे नोटिस को, 210 दिन तक वो चेक करता है। क्या करता है, चेक करता है कि कहीं एईसी तो नहीं हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, एईसी तो नहीं हो जाएगा। अच्छा 210 दिन के अंदर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट नहीं होगा, अब नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। अच्छा अप्रूव कर दिया तो अप्रूव, लेकिन 210 दिन तक के अंदर कुछ नहीं बोला तो डीम टू बी अप्रूव्ड है। क्या है, डीम टू बी अप्रूव्ड। याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो देखो 210 दिन और कमीशन हैज पास्ड ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। अगर वो 16 दिन में रिजेक्ट कर दिया तो खत्म। अच्छा 16 दिन में अप्रूव कर दिया तो अप्रूव, और नहीं तो बैठे रहो कितने दिन तक, 210 दिन तक वेट कीजिए। 210 दिन में हाँ ना जो भी होना होगा, नहीं हुआ तो 211वां दिन हाँ समझिए। क्या समझिए, 211वां दिन हाँ समझिए। ठीक है जी, याद रहेगा। कहाँ से गिनोगे, जिस दिन तुमने उसको नोटिस दिया। अरे याद रहेगा ना। चलो बाकी याद रखना ये एक्सेप्शन है, यहाँ लिखो एक्सेप्शन। सेक्शन 6 इनके ऊपर नहीं लगता है। अरे जल्दी जल्दी लिखते चलो। चलो सेक्शन 6 इन लोगों पे नहीं लगता है। किन पर नहीं लगता है, रुको 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 रुको। सबसे पहले पीएफआई, दूसरा एफआईआई, तीसरा बैंक, चौथा वेंचर कैपिटल फंड। इन 4 पे नहीं लगेगा। अच्छा इन 4 पे कब नहीं लगेगा तो सुनते जाओ भाई। मालूम चला ये शेयर सब्सक्रिप्शन और फाइनेंसिंग फैसिलिटी और एक्विजिशन, 1 2 3, जैसे जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बनाओ। 1 2 3 4, इन 4 लोगों पे तब नहीं लगेगा जब ये ए बी सी कर रहा है। का ये क्या बोले जा रहे हैं, अभी सब बताऊंगा, है ना। टिक लगाया ये सब मेरे, मैं जब एग्जाम दिया था ना अपने बचपन में सीएस का, तो ये मेरे एग्जाम में आया था ये, इसलिए मुझे इस 3 लाइन से बहुत प्यार है ना। चलो पहले बताओ 1 2 3 4 अगर करेंगे ए बी सी तो उस पर सेक्शन 6 लगेगा नहीं। अब सुनो ये सब क्या है, इधर देखो, अरे इधर देखो। अब एबीसी किससे जुड़ता है, तो इससे जुड़ता है। 2 ही तरीके की बात होगी, लोन अग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। सुनो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट हो गया वीसीएफ के लिए, एफआईआई के लिए, टिक लगाते चल रहे हो। अरे एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल फंड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन पीएफआई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो लोन देता है। तुम लोगों को पीएफआई का डेफिनेशन पढ़ाया है कंपनीज एक्ट में भी कुछ दिन पहले, टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में था ये, अभी तुरंत पढ़ाया है। अच्छा ये मॉडल सेकंड क्लास है तो भूल तो गया ही होगा, कल रिजल्ट भी है। पीएफआई का डेफिनेशन कहाँ है, कंपनीज एक्ट में, मुझे मालूम है कौन से सेक्शन में है, सर आपको कल पता चल जाएगा। आइए, लोन एग्रीमेंट किसके लिए, बैंक के लिए। पहले समझे कैसे कैसे हुआ, नहीं जोड़ा सब ठीक से। कुछ लोग लग रहा है कहाँ कौन दिल विल बना दिए हैं सर, बताओ तो। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किसके किसके लिए, एफआईआईज और वेंचर कैपिटल फंड, ये दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा और लोन एग्रीमेंट किसके लिए, ठीक है। अब समझना, अभी तो तुमने सिर्फ टिक विक मारा है, अब सुनो इधर देखो, इधर देखिए। हाँ जी, मान लो ये कंपनी है मैडम,
कंपनी का नाम है मैडम लिमिटेड। तो मैडम लिमिटेड कंपनी का नाम है और मैं हूं एसबीआई, लंच टाइम पर करता हूं एकदम, ठीक है, मैं हूं एसबीआई, ठीक है। एसबीआई ने इनको 400 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो लोन एग्रीमेंट हुआ होगा। लोन एग्रीमेंट में एक कंडीशन है, कोवेनेंट का मतलब कंडीशन, लिखो कोवेनेंट का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। कहा यह हद हो गया है, तो सारा वर्ड ही इसका, ठीक है। मेरे लोन एग्रीमेंट में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। किस बात का टर्म्स एंड कंडीशन, अगर लोन वापस नहीं की, अगर लोन वापस नहीं की तो तुम्हारा टेक ओवर कर लूंगा। एक बात बताइए, तो यहां जो मैं इसका टेक ओवर कर रहा हूं लोन नहीं वापस करने की वजह से ना, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन बनाना है। अच्छा, एसबीआई जो है किसी कंपनी का टेक ओवर करे इस वजह से कि उसका लोन वापस नहीं हुआ, तो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो कि वो लोन का रिकवरी करने के लिए किया है, तो उसके ऊपर भी लगा दोगे सेक्शन नंबर 6। तो ऐसे तो बेचारा एसबीआई बैंक कम ब्रांच हमेशा बंद ही रहेगा। बोलो कहाँ, सीसीआई के लाइन में लगे हुए हैं भाई। अरे उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो कॉम्बिनेशन को बिजनेस करने के लिए नहीं कर रहा है, उसका लोन वापस नहीं हुआ है, इसलिए जाके उस पर क्या कर रहा है, कब्जा जमा रहा है, कब्जा जमा के कंपनी को बेच के पैसा निकालेगा। तो क्या बोलोगे, एसबीआई प्लस वो कंपनी कॉम्बिनेशन बन गई। क्या बात कर रहे हैं यार। ऐसे पीएफआई लोन देते हैं, ऐसे ही तुम्हारा एफआईआई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है ओनली फॉर रिटर्न पर्पस। क्या एफआईआई किसी कंपनी का टेक ओवर करता है उस पर कंट्रोल बनाने के लिए ना, वो किस लिए, क्योंकि उसको बस शेयर्स खरीदना है, सस्ते पे खरीदेगा शेयर और महंगे में बेच देगा। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी हुआ ना। तो बताओ 4 लोगों पे नहीं लगेगा, बोलो किससे पे नहीं लगेगा, बैंक पे नहीं, तुम ऐसे पकड़ो ना, बैंक पे नहीं लगेगा, पीएफआई पे नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने लोन एग्रीमेंट किया, लोन एग्रीमेंट के कंडीशन में था कि अगर लोन वापस नहीं करोगे तो तुम्हारा टेक ओवर कर लूंगा, तुम्हें अपने अंदर मर्ज कर लूंगा, तुम्हारे पे अपना कंट्रोल बना लूंगा, तुम्हारा शेयर्स ले लूंगा। याद होगा कभी लोन शेयर्स में कन्वर्ट होता है ना। अच्छा, वेंचर कैपिटल फंड, एफआईआई, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कंट्रोल बनाना, वो तो सिर्फ शेयर्स खरीद रहा है, जिस दिन महंगा दाम होगा शेयर्स बेच के निकल जाएगा। तो याद रखना, ये कितने लोग हो गए, 4 को 2 ग्रुप में बांट दो, बैंक एंड पीएफआई अलग हो गया, लोन एग्रीमेंट हो गया, और बोलो कौन, एफआईआईस और वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो गया। अगर इन 2 एग्रीमेंट के अंदर ये 4 लोग अगर शेयर खरीदते हुए नजर भी आ गए, कंट्रोल बनाते हुए नजर भी आ गए, तो भी ये कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा और इनके ऊपर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा, याद रहेगा। अच्छा, लेकिन एसबीआई देना बैंक को मर्ज करे अपने अंदर तो वो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बताओ, क्योंकि दोनों बैंक है और वहां कोई लोन एग्रीमेंट थोड़ी है, ये तो प्योर बिजनेस है। तो फिर बोल रहा हूं, बैंक पीएफआई लोन एग्रीमेंट होगा तब, और पीएफ और कौन था, वेंचर कैपिटल फंड और एफआईआई इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होगा तब, याद रहेगा ना। अरे सिंपल बात समझ रहे हो ना। अब एसबीआई देना बैंक को मर्ज करे तो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। सीसीआई अप्रूवल चाहिए, क्या चाहिए, सीसीआई अप्रूवल, क्योंकि लोन एग्रीमेंट की वजह से नहीं हो रहा, तो उनका बिजनेस है, वो टेक ओवर कर रहे हैं दूसरे बिजनेस। क्लियर है जी। चलो अब आ जाओ, अब और भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, बोल ही नहीं रहा कोई, नहीं बोल रहा है सब, एक बार और बोलो, बॉक्स बनाओ। एक बार तुम्हारे लोग बच्चों को बुक को देख के लोग समझेंगे पढ़ा तो है, अब पूरा बढ़िया से पढ़ा है, इतना गोल गोल, भले ही याद रहा ना हो, लेकिन एक एक लाइन पढ़ते हो तुम लोग, ऐसा देखा मैंने, अच्छा लग रहा देख, घर खानदान को दिखाई कि पढ़ने वाली बच्ची है ना। आइए चलो इधर देखो, बाकी कुछ लोग हाईलाइट हर जगह ही करते हैं, बताया था, वो लोग तो पेज नंबर को भी हाईलाइट करते हैं, मालूम है, हाईलाइटर से। आ जाओ भाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुरंत उन्हें नोटिस भेजा था किसको, सीसीआई को, कि साहब देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि एएईसी होने वाला, क्या होने वाला है, एईसी, तो मना कर दो भाई, हम मर्जर में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए सुनिए, अगर सीसीआई का प्राइमा फेसी ओपिनियन है, प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, क्या है, पहली नजर में सीसीआई को ऐसा लगता है कि शायद इस कॉम्बिनेशन से एएईसी हो सकता है, ये है ना, पढ़ो एईसी का फुल फॉर्म। अगर उसको ऐसा लगता है, मतलब सीसीआई को लगता है कि शायद हल्का सा शक है, हल्का सा क्या है, शक है, तो शक को खत्म कैसे करेगा भाई, इन्वेस्टिगेशन करके। तुरंत क्या करेगा, पार्टीज को क्या भेजेगा, नोटिस, और उसको कारण बताओ नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा, कारण बताओ नोटिस। सुना है एससीएन, शोकोज नोटिस। शोकोज नोटिस मतलब
कारण बताओ नोटिस बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, कि हम तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कराएं, हम तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कराएं। तो अगर सीसीआई को शक हो जाता है तो वो नोटिस भेजता है। कौन सा नोटिस? शो कॉज नोटिस। और उसको बोलता है पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे कितने पार्टीज थे? 3, एयरटेल, जियो और वी, तीनों को भेजेगा कि जो अज वी का सोचा है तुमने, हमें लग रहा है कि अज वी से कंपटीशन पे AAEC हो सकता है। अब तुम ये बताओ कि हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करें। आइए अब सुनिए, जब अब पार्टीज क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे। अरे बोलो। और रेस्पॉन्स से अगर वो खुश नहीं हुआ तो डीजी को भेजेगा। आ गया डीजी, ठीक है, डीजी को भेजेगा, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे क्या दो? रिपोर्ट दो। ठीक है, अब सुनिए, अब डीजी एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजी एक्टिव हो जाएगा और डीजी अपना क्या दे देगा? रिपोर्ट दे देगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा, छापा मारेगा, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अपना रिपोर्ट बना के दे देगा। तो इसका मतलब सीसीआई के पास 2 चीज़ आ चुका है। बोलो क्या क्या चीज़ आ चुका है? रेस्पॉन्स ऑफ द पार्टीज आ चुका और डीजी का रिपोर्ट भी आ चुका। तो अब तो काफ़ी मजबूत उसका बन रहा होगा कि ये AAEC है या नहीं है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, AAEC हो सकता है। देखो यहाँ लिख दिया, इस ओपिनियन क्या बना उसका? कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज एन AAEC। मतलब उसको दोनों, चाहे रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टी जो आया वो भी ठीक नहीं आया और जो सीसीआई के डीजी का जो रिपोर्ट आया वो भी ठीक नहीं आया। तो इसका मतलब उसको लग रहा है कि AAEC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AAEC हो जाएगा। तो सुनिए, वो पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन को बोलेगा कि जल्दी से पब्लिश करो 10 दिन के अंदर। क्या चीज़ पब्लिश करो? डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कहाँ? न्यूज़पेपर में। कहाँ पे पब्लिश करो? न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। क्योंकि देखो पार्टीज का रिस्पॉन्स अच्छा आया नहीं है, डीजी का रिपोर्ट अच्छा आया नहीं है, तो एक बार पब्लिक से भी पूछ के देख लेता हूँ। तो पब्लिक से कैसे पूछा जाएगा? पार्टीज छपवाएंगे क्या चीज़? नोटिस। कहाँ छपाएंगे? न्यूज़पेपर में। और फिर पब्लिक से और पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच कॉम्बिनेशन से क्या मांगा जाएगा? रेस्पॉन्स मांगा जाएगा, ऑब्जेक्शंस मांगा जाएगा। तो बताओ कितने लोगों से मांगा गया है रिस्पॉन्स? 3। पार्टीज से पहले मांग लिया था, फिर डीजी को भेज के उसका रिपोर्ट लिया, अब पब्लिक से भी ले रहा है और पार्टीज लाइकली टू बी अफेक्टेड। अच्छा बताओ, अगर अजवी बनाते हैं हम लोग तो अजवी में कौन कौन लोग पार्टीज हो सकते हैं? जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के लोग होंगे। नहीं, अरे हो जाएगा ना भाई, तो उन सबों से पूछा जाएगा, है ना। तो आइए, तो सब मिला के 4 लोगों से पूछा गया। पार्टीज से पूछा गया, डीजी से पूछा गया, पब्लिक से पूछा गया और पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड से पूछा गया। देख लो कितना डिटेल में चल रहा है कहानी। अच्छा, सबसे पूछने के बाद ऐसा लगा सीसीआई को कि नहीं, हमें कुछ और लोगों को बुलाना भी चाहिए, है ना। अब जैसे अगर ये टेलीकॉम सेक्टर का है तो ट्राई से भी पूछने की जरूरत है। ट्राई कौन है? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जानते हो ट्राई का नाम? जानते हो? टेलीकॉम सेक्टर का अथॉरिटी वही है, TRAI। तो हो सकता है उसको भी बुला ले। किसको बुला ले? उसको भी बुला ले। क्लियर है? इन सबों से तो इसका मतलब कितने लोग हो गए भाई? 5 लोग हो गए। ठीक है, अब सुनो, ये 5 लोगों से पूछने के बाद क्या आएगा? रिटन है ना, ऑब्जेक्शंस आएगा। जिस दिन रिटन ऑब्जेक्शन आया उससे कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर वो चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता। और बाप रे, कितना मांग रहा है यार ये। नहीं, पहले तो 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया या रिटन ऑब्जेक्शंस आया, उसके बाद भी फिर क्या बोल रहा है? और इन्फॉर्मेशन मांगने का मन होगा तो मैं मांगूंगा। जब भी मैं इन्फॉर्मेशन मांगूंगा पार्टीज को कितने दिन में देना है? 15 डेज में दे देना है। अब बताओ, ये सब होने के बाद ये देख लो, वर्ड क्या गया? आफ्टर रिसीट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। नहीं, अब याद रखिएगा, एंड विद इन 45 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ फाइलिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब याद रखना, जितने भी ये मांगा था ना अभी यहाँ पे, फर्दर इंफॉर्मेशन, ये वो सब मांगने के बाद वो कितना दिन का इंतजार करता है?
45 डेज का इंतजार करता है और उस 45 डेज खत्म होने के बाद अब वो प्रोसीड करेगा टू डील विद द केस, कि उसको हाँ बोलना है कि ना। तो सारे रिस्पॉन्स आने के बाद कितने दिन में डिसीजन देगा वो? 45 डेज में डिसीजन देगा। बताइए, मतलब एक तो 5 लोगों से पूछा, बोलो किसे किसे पूछा? पहले तो पार्टी से रिस्पॉन्स पूछा, अरे पार्टी से रिस्पॉन्स पूछा ना, फिर डीजी से रिपोर्ट मांगा, अलग अलग के लिए अलग अलग वर्ड चल रहा है। तीसरे नंबर पब्लिक एंड पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड से रिटन ऑब्जेक्शन मांगा, और मे कॉल था ना एक और भी पार्टी को खुद भी बुलाता है वो, उससे भी रिटन ऑब्जेक्शंस मांगा, फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांगा। सब कुछ लेने के बाद बैठ गया कितना दिन? 45 डेज। अब 45 डेज पर पूरा सोच समझ के तब वो डील करेगा कि हाँ बोलना है कि ना। बड़ा कहानी है यार ये तो, नहीं? चलो कोई दिक्कत? तो आपका हो गया ये कहानी। अब सुनो जो मैं बता रहा हूं। अब अगला हेडिंग आ गया, मिसलेनियस में आ गया हम लोग, खत्म हो गया, कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन क्या हो गया? लगभग खत्म हो गया। अब मिसलेनियस पार्ट, यहां से क्या शुरू होता है? मिसलेनियस। लाइन खींच दो, कॉम्बिनेशन खत्म। मजा आया कॉम्बिनेशन में सेक्शन 5 में सेक्शन 6? बताइए 2 पेज का था, 1.5-2 पेज का, हालत खराब कर दिया है। आइए, अच्छा जल्दी बोलो, अब अगला हेडिंग बोलो, जोर से बोलो, बस खत्म पे ही है, बस 10 मिनट में खत्म है। अब नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा कोई। सुनो, तुम लोग को क्या बोलना था? तुम लोग को ये बोलना है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुनो। एक वर्ड होता है इंट्रा जुरिडिक्शन, इंट्रा का मतलब भारत के रेगुलेटर हैं, भारत तक रहेंगे। एक होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब भारत से बाहर। क्या सीसीआई का भारत से बाहर पे भी जुरिडिक्शन होगा क्या? अगर मगर बोलो जल्दी, अगर इंडिया पे अफेक्ट हो रहा है तो वो कॉम्बिनेशन बना भारत के बाहर, क्या उस पे जुरिडिक्शन होगा सीसीआई का? याद रखना, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, एकदम सही है। दुनिया में कहीं भी कोई हो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कोई भी हो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कहीं बने कॉम्बिनेशन, लेकिन उसका असर अगर भारत में हो रहा है तो उस पर जुरिडिक्शन बन जाएगा किसका? सीसीआई का। और ये जुरिडिक्शन इंट्रा है या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड। वही लिखा हुआ, बस इतना ही पढ़ाना था मुझे। आओ देखो लिखा, सेक्शन 32 क्या जुरिडिक्शन को कम करता है या बढ़ाता है? कहां बढ़ा रहा है? कि सीसीआई अगर चाहे, सीसीआई अगर चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकता है और ऑर्डर भी पास कर सकता है ना? किन चीजों पे? तुम जानते हो 3 चीजों को डील करता है, टिक लगाते चल रहे हो ना स्पीड में। 3 चीजों को डील कर सकता है, बोलो पहले। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यही 3 चलता है ना? देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उसका, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको कांटों का ताज पहनाओ, यह ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन इंडिया। सुनिए, वो कॉम्बिनेशन कहीं भी बने, वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहीं भी हो, वो एग्रीमेंट कहीं भी बने, लेकिन उसका एएईसी कहां हो रहा है? इंडिया में। तो नॉट विस्टैंडिंग दैट, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। नॉट विस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? कि अब आगे जो लिख रहा हूं ABCDEF, उससे हमें फर्क पड़ता नहीं है। किससे फर्क नहीं पड़ता? एग्रीमेंट हुआ भारत के बाहर, नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? भारत में असर हुआ, हमारा जुरिडिक्शन, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है बचने का, यही ना हुआ मतलब। दूसरा, सर पार्टी भारत के बाहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भारत पे असर हो रहा है हमारा जुरिडिक्शन। सर एंटरप्राइज भारत के बाहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर भारत पे असर हो रहा है हमारा जुरिडिक्शन है। सर कॉम्बिनेशन भारत के बाहर हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया पे असर हो रहा है, हमारा जुरिडिक्शन है। सर पार्टी टू द कॉम्बिनेशन भारत के बाहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया पे असर हो रहा है, हमारा जुरिडिक्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे आउटसाइड इंडिया, मतलब हर जगह तो लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तुम क्या दिखाना चाहते हो कि आउटसाइड इंडिया हुआ तो आप कहां से आ गए? कहा मैं तब आया जब इसका असर भारत पे हुआ। नहीं समझ में आया यार, आया समझ में? जब तक चाइना तक था तुम्हारा कौन? कोविड, है ना?
तब तक इंडिया वाला कहाँ एक्टिव हुआ? हम लोग न्यूज़ देखते थे, बताओ क्या बीमारी है यार। मुझे आज तक याद है, मेरे एच.एल. गुप्ता सर से पढ़ते होंगे आप लोग, मॉडल ओल्ड सिलेबस वाले। एच.एल. गुप्ता सर मेरे फ्लैट पे आए थे एकदम शुरू में, और वहाँ पर दिखा रहा था न्यूज़ कि कोई बीमारी आई है चाइना में, आदमी खड़े खड़े गिर गया था रोड पे। मैंने कहा बताइए सर बताइए, चाइना कितना बुरा हो रहा है चाइना के साथ। मुझे नहीं पता था वो मेरे अंदर भी घुसने वाला है। मुझे भी तो हुआ था कोविड, मुझे तो बड़ा भयंकर हुआ था, मरते मरते बचा था। आप में से कितने लोगों को कोविड छू के निकला? तुम लोग को छू के निकला, मेरे अंदर घर बना लिया था, भयंकर घर बनाया मेरे अंदर तो, है ना। मैं तो बस एकदम मरते मरते ही बचा, मुझे एकदम पूरा याद। उस समय तक मैं सोचने तक लगा था कि मौत के बाद क्या होता है, मतलब ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया था। तो बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं इस देश में, अरे कुछ नहीं था ये सब। हम बहुत लोग आपको मिलेंगे बोलने वाले, कोविड वोविड कुछ नहीं था। तो मुझे क्या हुआ था? इंटू पुंटिस हुआ था। हाँ हाँ भाई, जिनको नहीं हुआ वही वाली बात है, जिनको नहीं हुआ वो भाषण मारते हैं, और जिनको हुआ है उनको पता है ना। जो स्ट्रेंथ 2019 तक था मेरा, वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ पाया, क्योंकि इतना अंदर से खोखला कर गया वो। अब उसको रिकवर करने में 4 साल 5 साल और लगेगा मुझे। तो ये बहुत लोगों को हुआ था। तो ये अच्छा, ये इतने कम लोगों को कैसे हुआ है? दिल्ली में तो लगभग सबको हुआ था। अच्छा दिल्ली के हैं नहीं, नहीं दिल्ली जो दिल्ली वाले हैं उनको तो लगभग हुआ था। जब फिर से बताओ तो कितने लोगों को कोविड हुआ था इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, बस। बाकी लोग, सर हम गुफा में घुस गए थे सर। अच्छा तुम लोग सच में गुफा में थे? मतलब वो 2-3 महीने जो था, या निकलते उगलते थे? नहीं निकलते थे। तभी तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ी कुछ होता है। जो बेचारे को रोजगार था, मैं उस समय भी कोचिंग चला रहा था और ऑनलाइन वाला, और मैं जैसे तैसे पुलिस से एक दो मार भी खा गया था मैं अपने हेड ऑफिस पहुंचने के लिए। हेड ऑफिस पहुंचा, इतना सा शटर उठाया, उसके अंदर घुसे, उसका फोटो भी दिखाऊंगा कभी। मेरा स्टाफ पहले न्यूज़पेपर बिछाया कि सर जब अंदर से घुसें तो ज़्यादा घिसे नहीं। फिर न्यूज़पेपर से मैं, फिर एक स्टाफ धक्का मारा पीछे से, फिर मैं अंदर धपाक। तो मुझे याद है ऐसे ऐसा दिन भी मैंने देखा हुआ है। और ये जितने आसपास से कोचिंग वाले हैं सब भाग गया था, इकलौता कोचिंग मेरा बचा हुआ था। जो उस समय के बच्चे हैं वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं कि उस समय भी इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। नए बच्चे को क्या मालूम ये सब, वो सब भाग गया था। कोई कुरुक्षेत्र भाग गया अपने घर, कोई भाग गया पानीपत, कोई भाग गया बिहार, सब भाग गया। और जब वापस कोचिंग चलने लगा तो सब आके कोचिंग मेरे आसपास खोल दी। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ एकदम टिका रहा, क्योंकि मैं इतना सामान लेके कहाँ जाता। ये भी तो एक फैक्टर है। उन लोग के पास होता क्या, 4 कुर्सी 4 टेबल उठा के भाग गया। अब मेरा तो इतना हाई फाई, उसी समय तो मैंने वो 2019 में वो वाला बिल्डिंग लिया था बगल वाला, 4 फ्लोर, जिसमें एक पर बनाया था बच्चों के खेलने का जगह, CS के बच्चों का, एक लाइब्रेरी बनाया था। तो अब बताओ इतना चीज़ लेके मैं कहाँ जाता। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं रुका रहा और 1 साल तक रेंट देता रहा शटर गिरा के। तो उस समय बहुत लॉस हुआ मुझे। लेकिन आजकल लोग कहाँ समझेंगे। उसी समय यूट्यूबर सबका जन्म हुआ, उसी 3 साल में, जिसका नाम तक हमने नहीं सुना था। फेस टू फेस में 50 बच्चे ही होते हैं उनके, लेकिन ऑनलाइन में गेम किया वो लोग। अब उस समय मुझे खुद ही कोविड हो गया तो मैं क्या ऑनलाइन आता। चलिए खैर, अब मजा आएगा पढ़ने में, बस लास्ट है। हेडिंग बोलो, अपीयरेंसेस बिफोर कमीशन। एक बात, CCI क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। अरे CCI क्या है? और सबको मालूम है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने हम भी अपीयरेंसेस दे सकते हैं। तो आइए, फॉलोइंग पर्सन आर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द कमीशन। मतलब CCI में केस चल रहा है तो क्या ये लोग अपीयरेंसेस दे सकते हैं? यस। पहला कौन? भाई कंप्लेनेंट तो जाएगा ना। दूसरा कौन? डिफेंडेंट। केस करने वाले को क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट। और जिस पर केस होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। और DG तो रहेगा ही, चूंकि छापा तो वही मारा होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये सारे के सारे लोग, ये 3 लोग जो हैं, ये खुद भी आ सकते हैं? लिखो, इन पर्सन का मतलब होता है पर्सनली। इन पर्सन का मतलब पर्सनली, खुद भी आ सकते हैं, और चाहे तो ये इनमें से किसी को ऑथराइज कर सकते हैं। तो आइए, आप A को ऑथराइज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? किसको ऑथराइज कर सकते हैं? A को। अब B में कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, और जिसके पास क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो कौन है? PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या CSP, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, आप उसको भी ऑथराइज कर सकते हैं। तो आप A को ऑथराइज कर सकते हैं। B में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, समझ रहे हैं आप?
उसको ऑथराइज कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, ठीक है, और डी को भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो कितने को कर सकते हैं? ए, पीसीएस, बी, सी और डी। नहीं समझ में आया? ए कौन है? ठीक है, बी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सी होगा, देख लो, और डी देख लो। अब इतना तो तुम पढ़े लिखे हो ही है, बढ़िया तो बी है ना, हाँ है ना। देखिए आप समझिए इस बात को, देखो है ना, ठीक है। डी एक्चुअली देखो, एक चीज़ सिखाता हूँ, एक बार अच्छा इस बच्ची ने पूछा, क्योंकि ये भी एलएलबी कर रही है, तो ध्यान से सुनिए। आप में से कितने बच्चे एलएलबी कर रहे हैं? तुम्हारा तो एलएलबी लास्ट पे है या अच्छा एलएलबी हो गया तुम्हारा, तो एडवोकेट बन भी गई, और एलएलबी कर रहे हैं बाकी लोग हम सीएस कर रहे हैं, बहुत है। एलएलबी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? एक कहानी बताया था ना 2-3 दिन पहले कि एक बच्चा मुझे रोड पे मिला था, और वो क्या बताया था कि सर मैं सीएस तो बीच में छूट गया, लेकिन मैं एडवोकेट बन गया और सुप्रीम कोर्ट में मतलब किसी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा है। इसलिए बोलता हूँ भाई, वो बच्चा मुझे थैंक बोला कि आपने उस समय मुझे ज़बरदस्ती एलएलबी करा दी। तो आप समझिए सीएस प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें ऊपर नीचे चलता है, पर एलएलबी तो एक ऐसा है जो एडमिशन लोगे तो होगा ही, तो कर लो भाई। और मैं आप बता दूं एलएलबी के बारे में, अभी एलएलबी पर इन लोगों की ज़्यादा नज़र नहीं है, आराम से हो जा रहा है। बहुत बच्चा तो मैं सुन रहा हूँ, ऐसा भी सुनता हूँ कि एग्ज़ाम देने सिर्फ जाता है ना, ऐसा भी होता है। ये फैसिलिटी कुछ ही साल कुछ ही दिन है, किसी दिन सरकार का नज़र पड़ा और उसको टाइट किया तो फिर कॉलेज जाना मैंडेटरी हो जाएगा, या जो भी है, फिर आपका सीएस गया। क्योंकि एक समय में तो एक ही जगह बैठोगे, या तो कोचिंग में बैठोगे सीएस का, या एलएलबी करने बैठोगे। तो जल्दी जल्दी, कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं क्लास में? ग्रेजुएशन हो गया पूरा प्रॉपर, तो शादी का इंतजार कर रहे हो कि शादी होगा उसके बाद एलएलबी करेंगे? शादी से पहले एलएलबी करो कि अगर शादी में कोई दिक्कत आए तो डिवोर्स केस खुद ही लड़ लो, है कि नहीं, है ना। अच्छा, कितने बच्चे इसमें ऐसे जो इच्छुक हैं कि हाँ भाई हम करेंगे, एलएलबी करेंगे? करिएगा, जरूर करिएगा, कहीं से भी, मतलब कहीं से, मतलब आपके लिए मेन डिग्री सीएस है, आपके लिए मेन डिग्री कौन है? सीएस है। हाँ हाँ, कर सकते। आइए, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, कितने तरीके से आप अपियर हो सकते हैं? 5 कैसे? 1 पर्सन भी तो है, इन पर्सन भी तो है, फिर 2, 3, 4, 5। बात समझ में आ गया? चलिए, ऐसे भी कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा कौन से कोर्स में पढ़ाया जा रहा है? सीएस में, तो आप सीएस को आप ऑथराइज करें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप किसी को भी कर सकते हैं, सारे प्रोफेशन का सम्मान मैं करता हूँ। चलिए, ये हंसे क्यों तुम लोग? ये कौन सा कॉमेडी है? मैंने एक लाइन बोला कि मैं सारे प्रोफेशन का सम्मान करता हूँ, तुम सारे लोग ठाका मार के हंसने लगे। यार ये तो कॉमेडी हो गया यार, इसका अगर वीडियो बना के डाल दे तो ये बहुत वायरल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा अजीब सा, ये बड़ा स्पॉन्टेनियस था कि मैंने बोला कि मैं बड़ा सीरियसली बोला मैं कि मैं सारे प्रोफेशन का इज्जत करता हूँ, एकाएक उधर से लोग ठाका मार के हंसने लगा। क्यों, तुम्हें शक है क्या कि यकीन है कि नहीं करते हैं? अरे यार ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सारे प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ, बशर्ते कि फिर हंसने लगा। चलो मैं बोलता ही नहीं, रहने दो। आ जाओ, पेनल्टी। अच्छा, सीसीआई के ऑर्डर्स को तुमने नहीं माना तो क्या होगा? अच्छा, सीसीआई क्या मतलब कोर्ट है क्या कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है? तो क्वासी जुडिशियल बॉडी कभी जेल नहीं सुना सकता है, वो पेनल्टी, मैक्सिमम क्या पेनल्टी। आप जानते हैं ना, जेल वेल के लिए क्रिमिनल केस बन जाता है और वो सेशन कोर्ट में जाना होगा। कहाँ? सेशन कोर्ट में, है ना। तो सीसीआई आपको बस बहुत करेगा तो क्या लगा देगा? पेनल्टी। आइए, पेनल्टी क्या क्या हो सकता है? पहले कब पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा? जब आपने सीसीआई के ऑर्डर को नहीं माना, याद रहेगा। दूसरा, आपको कहा गया था पेनल्टी जमा करने, तुमने पेनल्टी जमा नहीं किया, ठीक है जी। तो सुनिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पहला, जब भी जेल की बात आएगी तो जेल ये नहीं सुनाएगा। जेल कौन सुनाएगा? कोर्ट। स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पेशल कोर्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 साल तक का क्या हो सकता है तुम्हें? जेल। पर याद रखना, सीसीआई कभी जेल नहीं सुना सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जेल की जब भी बात आएगी तो कोर्ट बीच में आएगा ही आएगा। अच्छा, और फाइन क्या हो सकता है? फाइन देखो हद है, 25 करोड़ रुपए तक का हो सकता है।
और अगर तुम बहुत बड़े गोलू कंपनी सेक्रेटरी हो तो दोनों भी हो सकता है। और देखो मैंने बोला था ना तुम्हें कि जब भी बात किसकी आएगी बोलो जल्दी, जेल की, तो कोर्ट आ जाएगा। आ गया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ गया, आ गया ना, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तुम लोग सीपीसी पढ़े थे, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, उसने बताया था कितने तरीके के कोर्ट होते हैं जेआईजीएल में। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास काफ़ी पावर होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो ये लास्ट ही है क्या, देखो तो कि और भी है, सेकेंड एक पेज और है, अरे बाबा चलो जल्दी कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ जी, पहले कौन होता था? कैट, पहले कौन होता था? कैट, लेकिन कैट का पावर किसको चला गया? एनसीएलटी। कौन है एनसीएलटी? अपीलेट अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, है ना। तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी अंडर कंपटीशन एक्ट, अंडर कंपटीशन एक्ट पूरा लिखना, ये अलाउड नहीं लिखना। क्या लिखिए? कंपटीशन एक्ट। क्या लिखेंगे? कंपटीशन एक्ट। शॉर्ट नहीं लिखेगा कोई, क्या लिखोगे? कंपटीशन एक्ट। आइए सुनिए, अच्छा एक बात बताओ, ये जो एनसीएलटी, पहले कौन था? कैट, पहले कौन था? कैट, अब कौन है? एनसीएलटी। इसका क्या काम होगा? टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ, क्या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड? अपील। किसके खिलाफ अपील? सीसीआई के खिलाफ। अरे कमीशन लिखा तो कौन है वो? सीसीआई। तो बताओ एनसीएलटी का क्या काम है इस एक्ट में? सीसीआई के खिलाफ क्या सुनना? अपील सुनना। कोई दिक्कत? सिर्फ अपील सुनना, या कंपनसेशन का कोई क्लेम है उसको भी एडजुडिकेट करना। अच्छा, एडजुडिकेट तब करेगा जब कमीशन के खिलाफ गया हो, तो अपील ही हुआ ना एक तरीके से। अरे क्या हुआ? अपील ही हुआ ना, क्योंकि कमीशन ने पहले क्या दे दिया? ऑर्डर का। क्या दे दिया? ऑर्डर। जैसे ऑर्डर दे दिया 6,700 करोड़ का आपको पेनल्टी भरना है, तो भाई 6,700 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो लोग पहुंच सकते हैं एनसीएलटी में कि सर इसको थोड़ा एडजुडिकेट कीजिए, हम समझते हैं कि गलती हुई है, पर 6,700 करोड़ तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, एनसीएलटी में कितने दिन में अपील कर दोगे सीसीआई के खिलाफ? 60 डेज के अंदर अपील कर देंगे। फिर वही बात, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 60 दिन के बाद भी आपका अपील लिया जा सकता है ना। आप जानते हैं ना, जैसे कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उस केस में आपका क्या हो सकता है? 60 दिन के बाद भी केस लिया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है तो। अच्छा, जितनी भी अपीलेट बॉडीज होती हैं वो 4 डिसीजन देती हैं, एक्चुअली 3। या तो वो कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म मतलब नहीं सीसीआई ने सही डिसीजन दिया, सीसीआई ने सही, या मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब अरे 6,700 करोड़ ज़्यादा है, चलो 6,700 करोड़ को 6,600 करोड़ बना लो। क्या बना लो? 6,600 करोड़ बना लो। ये हो गया मॉडिफाई। क्या हो गया? मॉडिफाई। और सेट असाइड मतलब कैंसल, कि नहीं सीसीआई ने गलत डिसीजन दिया है, सीसीआई ने केस को ठीक से समझा नहीं, है ना, हम उसके डिसीजन को क्या करते हैं? सेट असाइड करते हैं। अच्छा, एनसीएलटी कोशिश करेगा, एंडेवर, एंडेवर का मतलब कोशिश करेगा, क्योंकि आप किसी भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल को बोल नहीं सकते कि इतने दिन में केस खत्म कर, आप बोलेंगे कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हो। कहाँ लिखा हुआ जल्दी से जल्दी हो? बहुत बच्चा कहाँ समझ गए, यहीं लिखा हुआ है, रहने दीजिए। हो गया? कहाँ लिखा हुआ जल्दी जल्दी? हाँ यहाँ लिखा हुआ सर। अच्छा यहाँ लिखा हुआ ना, एंडेवर से पहले लिखा हुआ, बस हो गया तुम्हारा काम, बोलना तो है नहीं तुमको, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि 6 मंथ के अंदर एनसीएलटी में क्या हो, बोलो, एनसीएलटी में वो अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। अच्छा ये कोशिश है या फाइनल है? कोशिश, याद रखना हमेशा कोशिश बोलेंगे। अब 6 महीने के अंदर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती गलत डिसीजन दे देगा वो, कि भाई टाइम ज़्यादा लेगा ना, लेकिन कोशिश करेंगे। जो देखो, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्यों बनाए जाते हैं? टाइम बाउंड मैनर में काम करें, जल्दी जल्दी वो न्याय दें, जस्टिस दें। अब यहाँ पे भी अगर 2-2 साल केस रख लेंगे, तारीख पर तारीख पड़ता जाएगा, तो सनी देओल को गुस्सा आएगा ना, भाई गदर 2 बन ही गया है, अगले बार गदर 3 बना देगा। अच्छा ये डायलॉग कौन से फिल्म में बोला था वो, ये तारीख पे तारीख वाला? घायल या दामिनी? दामिनी, मैंने सुना सर दामिनी सेकंड या घायल सेकंड या घातक सेकंड, ऐसा कुछ बन रहा है फिर। और बॉर्डर 2 बन रहा है, अरे बाप रे बाप। बॉर्डर 2 में अजय देवगन को नहीं रखा तो मैं नहीं जाऊंगा, अजय देवगन तो होना ही चाहिए, है ना। खैर, अभी आपने देखा होगा सारफेसी एक्ट का
केस हुआ उस पे सनी देओल पे। अब सारफेसी एक्ट तुम्हारे प्रोफेशनल में है, तो तुम लोग क्या मतलब न्यूज चाव चाव देख कर देख रहे थे, मैं उसमें देखा सारफेसी एक्ट का प्रोविजन। किसका प्रोविजन? सारफेसी एक्ट का। उन्होंने नोटिस निकाला और वापस ले लिया। हाँ, वो वापस ले लिया। कितना कितना करोड़ का लोन है? 53 करोड़ का लोन है। चलिए, अच्छा अगर तुम्हें NCLAT का भी फैसला पसंद नहीं आया तो? बोल ही नहीं रहा कोई। आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन में? फिर वही बात, सफिशिएंट कॉज है तो 60 डेज के बाद भी केस ले लेगा। यस, तो चलो जल्दी बोलो। कंपटीशन एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर? कंपटीशन एक्ट के अंदर पहले बार केस सबसे पहले पहुंचता है CCI, CCI के खिलाफ, NCLAT उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। CCI के खिलाफ कितने दिन में जाओगे? 60 दिन में, 60 दिन में। NCLT कोशिश करेगा, एंडेवर का स्पेलिंग बोलो, ENDEAVOUR, एंडेवर करेगा डिस्पोज ऑफ करने का कितने दिन में? विद इन 6 मंथ। एंडेवर टू डिस्पोज का स्पेलिंग बोलो, DISPOSS है या एक है या एच 2 बार है? देखो कुछ तो 2 बार होगा, सब यही है। ये डिस्पोज ऑफ, OF ऑफ है या FF है? देखो जल्दी, FF है। ऑफ में डिस्पोज ऑफ, सिंगल F है, ठीक है। तो कोशिश करेगा डिस्पोज ऑफ करना कितने दिन में? 6 मंथ। अच्छा, इसने ऑर्डर दे दिया, NCLT ने ऑर्डर दे दिया, तुम्हें वो भी पसंद नहीं आया, तो तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट कितने दिन में? 60 डेज में। बाकी हर जगह एक लाइन है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 60 डेज के बाद भी केस लिया जा सकता है। ये कहानी है। तो सबसे पहले बोलो कौन? CCI का डिसीजन आया, अब तुम्हें पसंद नहीं आया, NCLAT 60 डेज के अंदर। बाकी NCLAT कोशिश करेगा कि अपील को डिस्पोज ऑफ कर दे 6 मंथ के अंदर। उसने डिसीजन दिया, तुमको वो भी पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में जाइए कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद भगवान की अदालत है फिर, है ना? जल्दी से उतारो, है ना? उतार लिया? चलो अब तो लास्ट है, मुझे लगता है अब तो लास्ट होगा कि अभी भी लास्ट नहीं हो रहा है? अच्छा, अभी भी और है, तो चलो हटाऊं। लिख लिया सबने? आ जाओ, अब आ जाओ, जल्दी बोलो। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड कमीशन। सुपरसीड क्या होता है? जो बच्चा सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है उसको मालूम है। सुपरसीड का मतलब होता है कि CCI एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसका इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, लेकिन जब CCI सही ढंग से काम नहीं करता है तो सरकार उसका टेक ओवर कर लेती है। सरकार क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है। अच्छा, ये टेक ओवर परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? टेम्पररी होगा। क्या होगा? टेम्पररी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जरा देखो, ये टेम्पररी होगा तो टेम्पररी कितने दिन के लिए होगा? कहीं पर लिखा हुआ होगा। मैक्सिमम कितने मंथ के लिए होगा? 6 मंथ के लिए होगा। 6 मंथ के बाद फिर से वापस पावर किसको दे दिया जाएगा? बोलो, CCI को फिर से पावर दे दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जल्दी बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या CCI का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है? अरे बोलो, तो वो CCI का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। कब लेगा CCI का कंट्रोल अपने हाथ में? जब CCI इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन और परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। अगर CCI अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा ना, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा, CCI को डायरेक्शन दे रहा था कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, पर CCI बार बार, कैसे पता चला बार बार? परसिस्टेंटली, मतलब बार बार उस डायरेक्शन को नहीं मान रहा था, अपने फंक्शन को, परफॉर्मेंस को ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, जिसके वजह से CCI की हालत हो गई खराब। तो आपको लगता नहीं कि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में लगा कि नहीं, अब CCI का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और बताओ कितने दिन तक कंट्रोल रखेगा? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वापस वो किसको छोड़ देगा? CCI के हाथ में छोड़ देगा। CCI के अपने जो नए डायरेक्टर सब आएंगे, जो आएंगे, वो लोग अपना चलाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले CBI का 2 ऑफिसर आपस में झगड़ा कर लिया था, है ना? CBI में ही छापा CBI का पड़ रहा था जी। एक ऑफिस यहाँ था, एक ऑफिस यहाँ था, और दोनों बड़े बड़े ऑफिसर थे, दोनों झगड़ गए। ये छापा मार दिया इसके ऑफिस पे, ये छापा मार दिया इसके ऑफिस पे।
अभी हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले। और इसके बाद जब सरकार को बीच में आना पड़ा, सरकार ने पूरा कंट्रोल लिया और दोनों को छुट्टी पे भेजेगा, तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ, मैं देखता हूँ। फिर 6 महीने के बाद, 5-6 महीने में सब कुछ संभाला पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, नया ऑफिसर सबको अपॉइंट किया और उस दोनों का छुट्टी पे रहो। उसमें से एक को बना दिया बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आपको नहीं मालूम होगा, रहने दो तुम लोग। चलो आ जाओ भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताओ। कंपटीशन एडवोकेसी 5 स्टार रेटिंग, ये बहुत जरूरी है। 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कंपटीशन एडवोकेसी है ना। देखिए बहुत बार जिंदगी में आप फेल होते हैं और उसका कारण आप खुद नहीं होते हैं, कभी कभी दूसरी चीजें भी कारण होती हैं। इसलिए अब रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी वजह से रिजल्ट खराब होता है तो उसका कारण हमेशा अपने आप को ही नहीं समझें। बहुत बार कुछ ऐसे सिचुएशन रहे होंगे जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए होंगे। बहुतों का घर का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, एग्ज़ाम टाइम में कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम के आसपास में कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो मेरा साफ मानना है, रिजल्ट जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ आया तो बड़ी खुशी की बात है, ना भी आया तो अगले बार। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? दिल पे लेना नहीं है, दिल पे भाई कोर्स को थोड़ी दिल पे लेते हैं यार, दिल पे लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए आप, है ना। तो ये तो एक रास्ता है सक्सेसफुल होने का, तो उस रास्ते में एक बार थोड़ा रुक गया तो क्या हो गया, फिर से चलने लगेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताओ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये कॉम्पिटिशन एडवोकेसी देख के मुझे याद आया कि कभी कभी आप सही होते हैं लेकिन सामने वाला गलत होता है। बहुत बार ICSI भी गलत होता है, बुरा मत मानिएगा, पर जो बात सच है वो सच है। और अगर वो गलत नहीं होता है तो जब बच्चे कॉपी रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो मार्क्स बढ़ता कैसे बाद में? आपको मालूम है बहुत बच्चों का मार्क्स बढ़ता है। मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि कॉपी रीचेकिंग के लिए आप लोग को जाना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो पिछले बार 16 मार्क्स बढ़ा है बच्चों का। हाँ, किसी का 25, किसी का 16, किसी का 28। जो फेल हो रहा था वो पास भी हो गया, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि अभी रिजल्ट वाले बात पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा तो मुझे याद दिलाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले चलो, मुझे आज तक याद है ये जो कंपटीशन एडवोकेसी है ना, इसमें मेरे साथ गलत हुआ था। ICSI में क्या हुआ, MSOP होता है, तुम लोग का CLDP है, मेरे समय में MSOP। और आपको मालूम अगर हो तो MSOP का मैं बेस्ट MSOP अवार्ड विनर हूँ। ये नीचे पीछे मेरा सर्टिफिकेट भी लगा हुआ। ICSI से 2 अवार्ड जीता था मैंने, बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटर अवार्ड और बेस्ट MSOPN अवार्ड। तो बेस्ट MSOP मतलब MSOP का एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में सबसे बड़ा लीडर मैं ही बना था और मुझे ही अवार्ड मिला था। लेकिन इस अवार्ड में बीच में एक जगह दिक्कत हो गया। होता क्या था, 15 दिन का होता था, डेली कोई ना कोई फैकल्टी आते थे, कुछ बोलते थे, क्वेश्चन पूछते थे और मैं सबका आंसर देता था। चूँकि मैं टीचर था, मैं पहले से पढ़ा रहा था, तो मैं टीचर आराम से दे पाता था। प्रेजेंटेशन भी भगवान की दया से मेरा दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा था, तो मुझे वोट सबसे ज़्यादा पड़े और मैं जीत गया। लास्ट में एक दिन क्या हुआ, प्रोजेक्ट के ऊपर ना एक आए मॉडरेटर, बूढ़े से कंपनी सेक्रेटरी, एकदम बूढ़े से कंपनी सेक्रेटरी, और आके मुझे बोले कि कंपटीशन एडवोकेसी पर बोलो। मैं पूरा यही डिट्टो बोला। और मैं डिट्टो ये क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा था बच्चों को ही, लेकिन मुझे उन्होंने बोल दिया गलत बोला तुमने। मैंने बोला सर यही आप बैरर उठा के देख लीजिए। कहा नहीं गलत है। फिर मैं बैठ गया, और वो दिन और आज का दिन है, अभी तक मैं शक करता हूँ कि यही है कि नहीं। और आपको मैंने पूरा बेयर एक्ट से मैच कर लिया, सेक्शन 49 है ना, आप कंपटीशन एक्ट का बेयर एक्ट उठा लीजिए, 49 सेक्शन में यही मिलेगा और यही हर जगह चलता है। ICSI की गाइडलाइन आंसर में भी यही है। और वो देखो, वो उसने मुझे डेमोरलाइज कर दिया। तो उन्होंने डेमोरलाइज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब ना करके मेरा नेगेटिव मार्किंग हो गया। फिर मैंने कहा कि जीतना तो मुझे वोट्स है। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी सी राजनीति की, लड़कियों को अपने फेवर में किया, है ना। तो उसमें भगवान की दया से ठीक ठाक दिखता था मैं। तो लड़कियों को अपने फेवर में किया, लड़कियों का पूरा वोट मुझे मिला, लड़कों में से भी कुछ वोट मुझे मिला, और लड़कों में से कुछ का वोट मिला, और लड़कियों से 100% वोट मिला, और वोट मिल के फिर मैं जीत गया। अब मैं बेस्ट MSOPN अवार्ड हो गया। देखो चाहे भाई, चाहे कैसे भी हो, अवार्ड जीता वो जिंदगी पर बोलूँगा ना। जब भी अपना नाम लिखूंगा उसके नीचे लिखूंगा बेस्ट MSOPN अवार्ड विनर। तो इस बात ये इसलिए कहानी बताई कि तुम भी बनना, तुम लोग का CLDP होगा, और मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए, बेस्ट CLDP अवार्ड विनर। ये लेके रखना। ICSI कुछ देता नहीं है, कम से कम अवार्ड तो देता है, 1-2 अवार्ड, 1-2 देता है, वो दोनों अवार्ड लेके आना। तुम्हारे ODOP में देते हैं अवार्ड? ये कहते हैं 1000 रुपये में क्या दूंगा है?
चलिए अब कंपटीशन एडवोकेसी क्या है, जल्दी 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 इधर देखो, एडवोकेसी कौन से वर्ड से बना है, एडवाइस, अरे जल्दी जल्दी यार, एडवाइस। अब सुनो सेक्शन 49 क्या कहता है, इधर देखिए, सेक्शन 49 कहता है, तुम लोग जरा देख देख के बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये ना यही वर्ड है देखो तो, या और भी कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या और भी कुछ है, नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर वो इंटेंडिंग टू, क्या है, इंटेंडिंग टू फ्रेम अ पॉलिसी, ये कहीं होगा, ऑन कंपटीशन, यही है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, अगर वो बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, पॉलिसी ऑन कंपटीशन, तो एक बात बताइए, आप कंपटीशन के ऊपर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, आपको एक बार कंपटीशन रेगुलेटर सीसीआई से नहीं पूछना चाहिए? अरे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भारत में सीएस के ऊपर कोई पॉलिसी बनेगा, चाहे राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार बनाए, आईसीएसआई से नहीं पूछेगा? अरे पूछने का मतलब अप्रूवल नहीं, आप मेरा एडवाइस तो लेंगे ना भाई। तो सुनिए, उसमें लिखा होगा कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहता है किसके ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, तो वो सीसीआई को रेफरेंस देगा। देखो तो ऐसे वर्ड रेफरेंस है, क्या वर्ड है, हाँ अच्छा, सीक द ओपिनियन, ओपिनियन मांगेगा, सीक द ओपिनियन फ्रॉम सीसीआई, फ्रॉम सीसीआई से, सीसीआई से पूछेगा, पहले सुन लो बाद में उतर, देखो छपाई का प्रोसेस देखो, देखो धराधर धराधर। अरे एक काम करो, आगे भी लिखी लो भाई, है ना, सीक द ओपिनियन फ्रॉम सीसीआई। अच्छा, सीसीआई को से जब ओपिनियन मांगा जाएगा, अच्छा याद रखना यहाँ शैल शिक है, यहाँ शैल वर्ड होगा, में है, लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ शैल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए शैल, चलो कोई बात मैं लिख देता हूँ, इस साइड शैल लिख देता हूँ। अच्छा बताइए, सीसीआई से मांगा उन्होंने ओपिनियन, तो क्या सीसीआई में या सीसीआई शैल? सीसीआई अब है शैल, शैल क्या बोलो, गिव द ओपिनियन, कितने दिन के अंदर, गिव द ओपिनियन बोलो, विद इन 60 डेज। जब भी उससे ओपिनियन मांगा जाएगा उसको 60 दिन में अपना ओपिनियन दे देना। एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सीसीआई का ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा क्या? जब वर्ड है ओपिनियन तो बाइंडिंग कहां से हो गया यार? तो कहीं लिखा होगा इट इज नॉट बाइंडिंग, यह वर्ड है कुछ ऐसा, कहां लिखा हुआ नॉट बाइंडिंग वाला, कहां है? शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, बोलो। बस यही है कंपटीशन एडवोकेसी, मतलब जब भी आपसे एडवाइस मांगा जाए, सीसीआई शैल प्रोवाइड द एडवाइस। अच्छा, जो पहले था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे कॉल, तो मे क्या मे शैल ही होना चाहिए, वहां पे भी मेरा मानना नहीं होना चाहिए शैल। अरे भाई, आप सीसीआई से बिना पूछे हुए कंपटीशन पे पॉलिसी बना दोगे? एक बार तो आप पूछो ना, ओपिनियन लो ना कम से कम, क्या? लेकिन उन्होंने मे लिखा, तो ठीक है कोई बात। चलो लिख लिया, ये चार्ट बना लिया इस तरीके से। चलो जल्दी से करो, जल्दी स्पीड में, बस लास्ट के कुछ पल बचे हैं अब तो मुझे लग रहा है एक ही पेज बचा हुआ, आधा पेज, बस एक फंड बनाऊंगा, कोई दिक्कत? लिख लिया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या मांगेगा, एडवाइस, ओपिनियन, और स्टेप नंबर 2 में सीसीआई दे देगा ओपिनियन, एडवाइस, ठीक है। और वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस एडवाइस को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, स्टेट गवर्नमेंट उस एडवाइस को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। चलिए हटा रहा हूं मैं, ओपिनियन है, जल्दी जल्दी में अनियन मत लिख देना कि प्याज मांगेगा और सीसीआई तुरंत प्याज देगा। चलिए हटा रहा हूं मैं, अब लिख लिया, सीसीआई को थोड़ा बॉक्स में डालो, ठीक है। चलिए हटा रहा हूं मैं, ठीक। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो उस ओपिनियन को कंसीडर तो करेगी कम से कम? खैर, अच्छा सीसीआई को और भी काम करना है कंपटीशन एडवोकेसी के अंदर, बोलो क्या? 3 काम और। क्या उसको प्रमोट करना है कंपटीशन एडवोकेसी? प्रमोट करना मतलब ये है, बहुत सारे राज्य सरकार को मालूम ही नहीं है कि सीसीआई भी है इस देश में, बताइए। अब जैसे मणिपुर है, मणिपुर गवर्नमेंट, अब उसको नहीं मालूम है कि सीसीआई भी है भाई, तो मालूम चलो पॉलिसी बना दिया उठा, तो क्या सीसीआई को खुद नहीं लिखना चाहिए सारे राज्य सरकार को, सारे केंद्र सरकार को कि साहब हम रेगुलेटर हैं, जब भी कोई पॉलिसी बनाइएगा हमसे एक बार पूछिएगा, मतलब हमसे एडवाइस मांगिएगा, बाकी आपको मेरा एडवाइस अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। दूसरा, क्या ये अवेयरनेस फैलाएगा अबाउट कंपटीशन कि फेयर कंपटीशन क्या होता है और
अनफेयर कंपटीशन क्या होता है, और क्या ट्रेनिंग भी देगा कंपटीशन इश्यूज के ऊपर? यस। और आप देखिएगा CCI ICSI के पार्टनरशिप में बहुत बार यहाँ आप देखेंगे तो ICSI करवाता रहता है, 5 स्टार होटल के अंदर सेमिनार सब करवाता रहता है, और कंपटीशन इश्यूज के ऊपर होता है ना। चलिए जी, अब जल्दी बोलो लास्ट में। CCI को बहुत काम करना है, तुमने देखा होगा, अवेयरनेस फैलाना, ये सब करवाना। इसके लिए CCI को भी किसकी जरूरत है? फंड की। तो एक फंड बनाया जाएगा, उसका क्या नाम होगा? कंपटीशन फंड, है ना। जो किसके लिए होगा? किसके खर्चे के लिए होगा? बोलो, इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के लिए और अदर एक्सपेंसेस किसके? CCI। अच्छा, इसमें पैसा कहाँ से आएगा इस फंड में? सरकार क्या देगी? ग्रांट, डोनेशन, फीस। तुमने अभी देखा था सेक्शन 6 के अंदर हम नोटिस फाइल करते हैं तो फाइलिंग फीस लगता होगा, जैसे कंपनी एक्ट में लगता है ना फाइलिंग फीस, यहाँ भी तो लगेगा फाइलिंग फीस। अगला, अच्छा ये दोनों पैसा बैंक अकाउंट में जमा होगा, उसके ऊपर क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट भी वापस इसी में आ जाए। तो ये 3 जगह से पैसा आ सकता है। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। अब आपको क्या करना है सुनिए। ओल्ड सिलेबस EBCL तुम लोग को बोला था मॉड्यूल पढ़ने, मैंने याद है? कंपटीशन एक्ट बोला था ना मॉड्यूल से पढ़ने के लिए। कितने पेजेस से मॉड्यूल में? 51 पेजेस। मार्क्स कितने? 25। एक पेज आधा मार्क्स दे रहा। आप पूरा का पूरा क्या कर जाना? मॉड्यूल चार्ट जाना नहीं, मॉड्यूल कर जाना, मॉड्यूल कर जाना। अगली क्लास में मैं ओरल क्वेश्चन पूछूंगा, और ओरल क्वेश्चन, अब अगली क्लास का मतलब तो छुट्टी के बाद, है ना। ओरल क्वेश्चन पूछूंगा मॉड्यूल से। तो याद रखिएगा, सुनिए, अगली क्लास में आपको मॉड्यूल लेके आना है। मॉड्यूल है ना बाबा, क्या मॉड्यूल? मॉड्यूल तो कभी पता ही नहीं चला मॉड्यूल कहाँ है। मॉड्यूल कोई भी एक बच्चा लेके आ जाना, मैं पूछूंगा। छोड़ो यार, मैं ICSI के वेबसाइट से ही कर लूंगा। मैं पूरे मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछूंगा कंपटीशन एक्ट में। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ऐसी की तैसी की जाएगी, याद रहेगा। अच्छा, अब सुन लो एक बात और, आज रात में मुझे याद दिलाना, कंपटीशन एक्ट का मैंने रिवीजन मैराथन करवाया था, तो उस रिवीजन मैराथन का वीडियो लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा, या तुम ही मुझे भेज देना, मैं सारे बच्चों को भेज दूंगा। तो जल्दी से कंपटीशन एक्ट का एक बार क्या कर लेना, रिवीजन मैराथन भी कर लेना। उसका क्या फायदा मिलेगा? कुछ छूट छाट गया होगा कॉन्सेप्ट, वो भी तुम्हारा हो जाएगा। नहीं समझ में आया यार? क्योंकि मैं रिवीजन भी तो लाइन बाय लाइन कराता हूँ। ठीक है जी।